अगर तुम बैटल एनीमे देखते हो तो तुम अंडरडॉग हीरो वाली क्लासिक फॉर्मूला से जरूर वाकिफ होगे। वही टाइप, जोरा जोर से चिल्लाने वाला, सबकी नजरों में कमजोर लेकिन असंभव सपना लेकर चलने वाला। जैसे नारुतो जो होकागे बनना चाहता था, जैसे मिडोरिया जो नंबर वन हीरो बनने का सपना देखता है। ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि हमें अंडरडॉग की जीत देखना पसंद है। ब्लैक क्लोवर की शुरुआत भी वैसी लगती है, लेकिन इसकी असली चमक डिटेल्स में है। आस्टा के पास सिर्फ कम मैजिक नहीं है। इस दुनिया में हर कोई जन्म से मैजिक लेकर आता है, पर उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं। जीरो सिस्टम में ग्लिच जैसा। और उसे जो ताकत मिलती है वो भी कोई मैजिक नहीं, बल्कि दूसरों का मैजिक कैंसिल करने की ताकत। मतलब वो वही गेम खेल ही नहीं रहा, पूरा बोर्ड ही पलट देता है। ये हीरो की जर्नी की हद है, और इसी वजह से कहानी अलग लगती है। कहानी हाज गांव से शुरू होती है, जहां प्रीस्ट को दो बच्चे मिलते हैं, यूनो और आस्टा। 15 साल बाद आस्टा बार बार सिस्टर लिली को प्रपोज करता है और हर बार रिजेक्ट होता है, वो भी मैजिक से उसे चुप करा के। यूनो शांत, टैलेंटेड और मैजिक में बेहद स्ट्रांग है, जबकि आस्टा जोरदार लेकिन बिना मैजिक का। दोनों का एक ही सपना, मैजिक नाइट्स में शामिल होना और विजार्ड किंग बनना। आस्टा रोज अपनी बॉडी ट्रेन करता है क्योंकि उसे लगता है ग्रिमोयर मिलने के बाद वो भी मैजिक कर पाएगा। ग्रिमोयर सेरेमनी के दिन दो घमंडी नोबल्स आम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जब सेरेमनी शुरू होती है, यूनो को 4 पत्ती वाला ग्रिमोयर मिलता है। बहुत ही दुर्लभ, और पहला विजार्ड किंग भी ऐसा ही रखता था। लेकिन आस्टा को कुछ नहीं मिलता, फिर भी वो हार नहीं मानता। सेरेमनी के बाद यूनो पर एक पूर्व मैजिक नाइट रेची हमला करता है और उसका ग्रिमोयर चुरा लेता है। आस्टा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चेन मैजिक के सामने टिक नहीं पाता। रेची बताता है कि आस्टा की मैजिक पावर बिल्कुल जीरो है। तभी यूनो उसे अपना असली राइवल कहकर पुकारता है, और उसी पल आस्टा के सामने 5 पत्ती वाला पुराना ग्रिमोयर आता है। उसमें से एक विशाल काला तलवार निकलती है। 3 पत्ते, ईमानदारी, उम्मीद और प्यार। चौथा, गुड लक। और पांचवें में डेविल। फ्लैशबैक में दिखता है कि पहले यूनो कितना रोता बिलखता बच्चा था, और आस्टा हमेशा उसकी मदद करता था। एक बार एक नशेड़ी ने यूनो की नेकलेस छीनी। आस्टा उसे रोकने गया, इतनी मार खाई, फिर भी खड़ा होता रहा। आखिरकार वो आदमी हार कर नेकलेस वापस दे देता है। तभी से यूनो उसे अपना सच्चा राइवल मानता है। वर्तमान में ऑस्टर डेविल वाली तलवार से रेची की चेन मैजिक काट देता है और उसे हरा देता है। वो चिल्लाता है कि वो बिना मैजिक के भी विजार्ड किंग बनेगा। इसके बाद दोनों बच्चे ट्रेनिंग करते रहते हैं। नाश नाम का एक छोटा बच्चा आस्टा से कहता है कि उनके जैसे गरीब अनाथों का कोई सपना पूरा नहीं होता। आस्टा उसे समझाता है कि सपने मेहनत से पूरे होते हैं, और वो खुद इसका सबूत बनेगा। राजधानी पहुंचने पर एग्जाम शुरू होता है। मैजिक डिटेक्ट करने वाले पक्षी यूनो के पास नहीं आते, लेकिन आस्टा के ऊपर टूट पड़ते हैं क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है। इसी चक्कर में वो एक बड़े और डरावने आदमी से टकरा जाता है, ब्लैक बुल्स के कप्तान यामी से। लगभग बुरा हाल होने वाला था, लेकिन यामी चला जाता है। टेस्ट शुरू होते हैं। मैजिक वाले हर टेस्ट में आस्टा फेल और यूनो छा जाता है। आखिरी राउंड में फाइट होती है। सेकेंड नाम का लड़का आस्टा को चुनता है क्योंकि उसे लगता है आस्टा कमजोर है, लेकिन आस्टा एक वॉर में उसे हरा देता है और सबके सामने अपनी कसम दोहराता है, वो विजार्ड किंग बनेगा। सिलेक्शन के वक्त यूनो को हर स्क्वाड ऑनफर देता है और वो गोल्डन डॉन चुनता है। आस्टा को कोई नहीं चुनता। तभी यामी आगे बढ़ता है और आस्टा को परखता है, पूछता है कि क्या वो सच में सभी कप्तानों से आगे निकल सकता है। आस्टा बिना डरे कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। यामी खुश होकर उसे अपने स्क्वाड ब्लैक बुल्स में ले लेता है। ब्लैक बुल्स के बेस पहुंचते ही उसका स्वागत एक धमाके से होता है। ये स्क्वाड सबसे बिखरा हुआ, सबसे पागल टीम है। अंदर सभी लड़ झगड़ रहे होते हैं। वनेसा, लक, गौश, चार्मी, ग्रे, मिनगना। अलग ही माहौल मिनगना उसे ट्रायल में डालता है। आस्टा की असली परीक्षा। मैग्ना के फायर अटैक्स को रोकना आस्टा का अगला चैलेंज होता है। आस्टा अपनी तलवार से छोटे फायरबॉल्स को डिफ्लेक्ट कर लेता है, लेकिन मैग्ना एक बहुत बड़ा फायरबॉल छोड़ता है जिसे काटना नामुमकिन है। बस सासावस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर आस्टा तलवार की फ्लैट साइड इस्तेमाल करके उस फायरबॉल को वापस मैग्ना की तरफ उछाल देता है। दूर से यामी नोट करता है कि ये तलवार मैजिक को काट भी सकती है और रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। ब्लास्ट के बाद मैग्ना बिना चोट के बाहर आता है और आखिर मान जाता है। वो हेजिंग के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो भी एक कॉमनर है। बाकी स्क्वाड आस्टा को बधाई देती है और मैग्ना उसे उसका रोब देता है, स्क्वाड का ऑफिशियल यूनिफॉर्म। ऊपर बालकनी से एक लड़की नोएल सिल्वा ये सब एटीट्यूड के साथ देख रही होती है। आस्टा को एक नई क्रिटिक मिल गई है। कमरे में जाते ही आस्टा खुशियों से पागल हो जाता है, जैसे पहली बार कोई अपना स्पेस मिला हो। मैग्ना उसे चर्च वालों को चिट्ठी लिखने को कहता है। उधर यूनो भी अपने बेस में सेटल हो रहा है। चर्च में सबको विश्वास ही नहीं होता कि दोनों लड़के पास कर गए। बेस में मैग्ना आस्टा को टूर पे ले जाता है और दूसरी रुकी नोएल सिल्वा से मिलवाता है।
रॉयल होने की वजह से नोएल उसे कीड़े जैसा समझती है और लिटरली उसे इंसेक्ट ही बोल देती है, पर आस्था पलटकर साफ बोल देता है कि ब्लैक बुल्स में सब इक्वल हैं। उसे गलत साबित करने के लिए नोएल पानी का मैजिक यूज करती है, लेकिन कंट्रोल इतना खराब कि अटैक मैग्ना पर ही लग जाता है। गुस्से में वो रोप जमीन पर फेंक देती है और चली चली जाती है। कुछ देर बाद आस्था उसे अकेले प्रैक्टिस करते देखता है और समझ जाता है कि उसका मैजिक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। उसे देख नोएल घबरा जाती है और गलती से खुद को एक बड़े वाटर वॉर्टेक्स में फंसा लेती है। यामी का सॉल्यूशन, बिल्कुल पागलपंती वाला, वो आस्टा को वॉर्टेक्स के अंदर फेंक देता है, लेकिन प्लान काम करता है। आस्टा की एंटी मैजिक सोर्ड स्पेल काट देती है और फिनरल दोनों को बचा लेता है। आस्टा उसे हौसला देता है और मजाक उड़ाने की जगह उसकी पावर की तारीफ करता है। पहली बार नोएल उसे उसके नाम से बुलाती है और स्क्वाड उसे ऑफिशियली अपना लेती है। आस्टा के मैजिक नाइट बनने की शुरुआत ऐसे होती है कि उसे सफाई, धुलाई और जानवरों को खाना खिलाने के काम मिलते हैं। बेसिकली वो चोर बॉय बन जाता है। वो यामी को उठाने जाता है और डांट खाकर वापस लौट आता है, सोचते हुए कि उसके ड्रीम वाले एपिक मिशंस कहाँ गए। ब्रेकफास्ट के दौरान वो पूछता है कि नोएल काम क्यों नहीं करती, तो उसका जवाब रॉयल वाला एटीट्यूड, क्योंकि मैं रिच हूँ। आस्था पूछता है मैजिक नाइट्स असल में करते क्या हैं, और सबकी बातें सुनकर उसका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। यामी आता है और मैग्ना को एक एडल्ट मिशन पे बुलाता है। आस्था जाना चाहता है पर उसे मना कर दिया जाता है। मिशन क्या होता है? कसीनो जाना, जहां दोनों जुआ खेलते हैं और अपने कपड़े तक हारकर नंगे लौटते हैं। दूसरी तरफ आस्टा और नोएल का पहला मिशन होता है सॉसी विलेज के पास वाइल्ड बोर्स को पकड़ना। नोएल अपनी कंट्रोल की कमी की वजह से हेजिटेंट होती है। मैग्ना उसे आश्वासन देता है। आस्टा और नोएल ब्रूम उड़ाना नहीं जानते, तो मैग्ना उन्हें अपनी क्रेजी साइक्लो पर लेकर चलता है। दूसरी तरफ सॉसी विलेज पर हीथ नाम का विलेन अपनी टीम के साथ हमला करने आया है, एक मैजिक स्टोन की तलाश में। मिशन शुरू होते ही आस्टा एक जायंट बोर से जान बचाता भागता है, बिल्कुल लायन किंग जैसी वाइब। नोएल मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन यूजुअल की तरह हमला आस्टा पर लग जाता है। फिर भी आस्टा एक नहीं, एक साथ 5 बोर्स को सोर्ड से गिरा देता है। वापसी के रास्ते मैग्ना बताता है कि वो पहले स्मॉल टाउन का लड़ाका था जो हमेशा अपने दोस्त सेहेई से हारता था, लेकिन उसी ने उसे मैजिक नाइट्स बनने की प्रेरणा दी। सॉसी पहुंचकर उन्हें पूरा विलेज एक डरावनी मिस्ट में छिपा मिलता है। आस्टा अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से मिस्ट काट देता है। अंदर विलेजर्स को आइस स्टेक्स के नीचे फंसा पाते हैं। मैग्ना ट्रैप्स तोड़कर अपने दोस्त सेहेई को डेड हालत में देखता है। हीथ एक जायंट आइस ब्लॉक से हमला करता है, जिसे अस्टा आसानी से काट देता है। हीथ विलेजर्स को बीस्ट्स कहकर मारना चाहता है, लेकिन अस्टा तुरंत उनसे लड़ने का वादा करता है। हीथ एंडलेस आइस स्टेक्स की रेन करता है। सिचुएशन खराब दिखती है, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची की आवाज नोएल को मोटिवेट करती है। वो पहली बार एक मैसिव वाटर डोम बनाती है, टाउन वालों की जान बचाने वाला शील्ड। रॉयल आखिर अपनी असली जगह बैटल में पाती है। अब अटैक करने की बारी अस्टा की है, पर हीथ जमीन को आइस रिंग बना देता है और अस्टा फिसल कर गिर जाता है। हालात बिगड़ने पर मैग्ना एक आइडिया देता है। ब्लैक बुल इनिशिएशन सेरेमोनी रिपीट करते हैं। वो प्रिजन डेथ स्कैटर शॉट नाम की फायरबॉल्स छोड़ता है और बेहोश हो जाता है। हीथ कुछ फायरबॉल्स रोक लेता है, लेकिन अस्टा बेसबॉल बैटर की तरह उन्हें वापस मारकर विलन की टीम पर गिरा देता है। नोएल भी तेजी से शील्ड बनाकर मैग्ना को प्रोटेक्ट करती है। फ्लेम्स में घिरकर हीथ को आस्टा आखिरी वार करता है, लेकिन एक हेंचमैन बच निकलता है। विलन्स खुद को आइस स्टैच्यूज बनाकर खत्म कर लेते हैं, कोई जानकारी न मिले इसलिए। आस्टा की एंटी मैजिक बर्ड मैजिक स्टोन ढूंढ लेती है। विलेजर्स उन्हें पेमेंट के तौर पर स्टोन रख लेने को कहते हैं। बच निकला विलन किसी मिस्टीरियस गोल्डन डॉन सिंबल वाले आदमी को रिपोर्ट करता है। बड़ी मुसीबत आने वाली है। ब्लैक बुल बेस में लौटकर यामी तीनों को शाबाशी देता है। वनेसा स्टार सिस्टम समझाती है। गोल्डन डॉन 70 स्टार्स पर, बुल्स -30 पर है। पेडे आता है, एस्टा सैलरी देखकर पागल हो जाता है। नोएल को फर्क नहीं पड़ता, उसे रॉयल पैसे की आदत है। वनेसा आस्टा और नोएल को कीका घुमाने ले जाती है। ब्लैक मार्केट में नोएल का मैजिक फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सेइके को लग जाता है, जो अचानक वहां टपक पड़ता है। तभी एक थीफ एक बुजुर्ग औरत का पर्स चुरा लेता है। अस्टा उसका पीछा करता है। थीफ मैजिक क्लाउड पे भागता है सेइके स्कूटर पर, और अस्टा पैदल सब तोड़ता हुआ पहुंच जाता है। क्लाउड को काटकर थीफ को गिरा देता है। सेके जहरीले चाकू से जख्मी होता है, पर वनेसा उसकी मदद कर देती है। पर्स लौटाने पर बूढ़ी औरत अपना डिस्गाइज हटाती है। वो है जूलियस नोवाक्रोनो, विजर्ड किंग। दूसरी तरफ यूनो, क्लाउस और मिमोसा एक नोबल सालिम की रक्षा कर रहे होते हैं। सालिम सस्पिशियस तरीके से यूनो के विलेज जाने की जिद करता है। रास्ते में बैंडिट्स को यूनो आसानी से हरा देता है। हज पहुंचकर सब वार्म वेलकम मिलता है। डिनर में क्लाउस को शक बढ़ता है कि सालिम के इरादे खराब हैं। अगले दिन लिली को पानी लेने भेजा जाता है और उसे सलीम के आदमी किडनैप कर लेते हैं। यूनो ऑर्डर्स इग्नोर करके अकेला उसे ढूंढने जाता है।
हेंचमैन को हराकर वो लिली तक पहुंचता है। बैंडिट्स उसका ग्रिमवार मांगते हैं, मानते हुए कि यूनो उसके बिना बेकार है। तभी क्लाउस आकर सच उजागर करता है, किडनैपिंग खुद सलिम ने जेलसी में करवाई थी। गोल्डन डॉन को इस मिशन पर एक और स्टार मिलता है और ये सुनकर अस्ता फिर चैलेंज ले लेता है कि यूनो को पीछे नहीं रहने देगा। ब्लैक बुल बेस में अस्ता ट्रेनिंग कर रहा है जब यामी अगला मिशन देता है, एक नया डंजन। अस्टा, नोएल और लक भेजे जाते हैं। डंजन में ट्रैप्स अस्टा की एंटी मैजिक सोर्ड से आसानी से कटते जाते हैं। लक फाइट के लिए पागल हो जाता है और ट्रैप्स एक्टिवेट करता रहता है। अचानक लक एक दुश्मन की प्रेजेंस महसूस करता है और अकेला भाग जाता है। अस्ता और नोएल ट्रैप्स में फंस जाते हैं, लेकिन स्पेल टूटने पर यूनो पहुंच जाता है और उन्हें बचाता है। दोनों टीमें अलग अलग रास्तों से ट्रेजर की तरफ बढ़ती हैं। डायमंड किंगडम भी डंजन में घुस चुका है, लोटस और मार्स नाम के दो खतरनाक मना वॉरियर्स के साथ। लक लोटस से अकेले लड़ता है, लेकिन लोटस का स्मोक मैजिक उसे कमजोर कर देता है और रूम घूमने लगता है। यूनो, क्लाउस और मिमोसा मार्स से भिड़ते हैं। मार्स एक टैंक साबित होता है। लक की हालत बिगड़ती है। नोएल उसका माना कम होता महसूस करती है। आस्टा उसके अकेले लड़ने वाले एटीट्यूड को इग्नोर करके मदद को जाता है। तीनों मिलकर लोटस को कॉर्नर करते हैं, लेकिन वो स्मोक में गायब हो जाता है। मार्स की बॉडी में मैजिक स्टोन्स लगे होते हैं, आर्टिफिशियल पावर अप्स। यूनो कोशिश करता है लेकिन बेयरली डैमेज पहुंचाता है। जाइंट क्रिस्टल सोर्ड से मार्स यूनो को मारने ही वाला होता है कि अस्टा बीच में कूद कर उसे काट देता है। दोनों टीमों के बीच कंपटीशन छिड़ जाता है कि मार्स को कौन हराएगा। मार्स क्लोन्स बनाता है, लक कॉपीज हटाता है। आस्टा असली मार्स को ढूंढकर गिरा देता है, लेकिन मार्स वापस आर्मर में लौट आता है और आस्टा को कुचल देता है। आस्टा फिर भी अपने प्रॉमिस को याद कर उठ खड़ा होता है और आर्मर तोड़ देता है। ट्रेजर रूम में यूनो को एक ग्लोइंग स्क्रोल मिलता है। आस्टा न्यू एंटी मैजिक सोर्ड ढूंढता है। मार्स वापस आता है हीलिंग फ्लेम्स के साथ। नोएल उसे बुझाने की कोशिश करती है पर उड़ जाती है। मिमोसा उसे हील करने लगती है। मार्स हमला करने ही वाला होता है कि अस्टा अपनी नई तलवार लेकर लौटता है। नोएल की चिल्लाहट पर तलवार ग्लो करती है और मार्स की हीलिंग फ्लेम्स खत्म कर देती है। डंजन टूटने लगता है। यूनो सबको विंडार्क से बाहर निकालता है। आस्टा मार्स को बचाना चाहता है पर सीलिंग गिर जाती है। लोटस उसे बचाकर ले जाता है। मार्स को फोना की यादें वापस आती हैं और वो लोटस का शुक्रिया करता है। बाहर क्लाउस दोनों ऑर्फन्स को गले लगाकर माफी मांगता है। अस्टा एक हफ्ते बाद होश में आता है। लक्स उसे फिर चिढ़ाता है। स्क्वाड को कैपिटल बुलाया जाता है। यूनो, क्लाउस और मिमोसा रास्ते में मिलते हैं। मिमोसा शर्मा कर भाग जाती है। नोएल समझ जाती है कि मिमोसा को अस्टा पर क्रश है। कैपिटल में जूलियस यूनो का नया स्पेल देखने को कहता है, फिर आस्टा से उसका ग्रिमवार मांगता है। ग्रिमवार समझ में नहीं आता, लेकिन नई एंटी मैजिक सोर्ड का असर देखते ही वो एक्साइट हो जाता है। जूलियस ये नतीजा निकालता है कि अस्टा की तलवार सिर्फ वही चला सकता है जिसके पास जरा सा भी मैजिक ना हो। जब अस्टा और यूनो पूछते हैं कि विजर्ड किंग कैसे बनते हैं, जवाब सीधा है, मेरिट से। दोनों को एक पार्टी का इनवाइट मिलता है, लेकिन वहां बाकी नाइट्स उन्हें सिर्फ नीचा दिखाते हैं। आस्टा सब सहता रहता है, लेकिन जैसे ही वे उसके दोस्तों को इंसल्ट करते हैं, वो नोएल को रोकता है। टेबल पे चढ़कर बोलता है कि एक दिन इतना मेरिट कमाएगा कि सबकी बोलती बंद कर देगा और टॉप पे बैठेगा। नॉट अ चांस, आई विल बिकम द विजर्ड किंग एंड प्रूव यू रॉन्ग। मैजिक नाइट्स की इस बैंक्वेट में आस्टा मजाक का सेंटर बन जाता है और कई नोबल्स उस पर मैजिक स्पेल्स चलाने लगते हैं। आस्टा अपनी नई तलवार से उनकी मैजिक टू को ऐसे काटता है जैसे घास काट रहा हो, लेकिन फिर आइडोरा की रेत में फंस जाता है। सॉलिड सिल्वा आखिरी इंसल्ट के लिए वाटर बुलेट फेंकता है, लेकिन आस्टा अपनी बड़ी तलवार निकालकर ट्रैप तोड़ देता है और उस वार को उल्टा करके सॉलिड को घुटनों पे ला देता है। माहौल इतना टेंस हो जाता है कि नोजल और फुएगो लियोन लगभग लड़ने वाले होते हैं। लियोपोल्ड इस सब से इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो तुरंत अस्टा को अपना राइवल घोषित कर देता है, लेकिन अस्टा कहता है उसका ध्यान सिर्फ यूनो पर है। तभी एक मैसेंजर आता है, कैपिटल पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है। सब स्क्वाड्स भागकर डिफेंस में लग जाते हैं और अस्टा हमेशा की तरह सबसे जोरदार आवाज की तरफ दौड़ता है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक विलन रेड्स एक छोटी लड़की को कॉर्नर करता है, लेकिन अस्टा आकर उसकी प्लानिंग खराब कर देता है। अस्टा ज़ॉम्बीज को साफ करता रहता है, जबकि रेड्स अस्टा की पोटेंशियल देखकर और भी बड़ी ज़ॉम्बी होर्ड समन करता है उसे टेस्ट करने के लिए। पूरे सिटी में अफरा तफरी है। सिल्वा फैमिली दूर खड़े बस देख रही है। शार्लोट और सोल घिर चुकी हैं। क्लाउस मुश्किल में है और यूनो अनडेड की वीक पॉइंट खोजने की कोशिश कर रहा है। आस्टा को बैकअप मिलता है नोएल, लियोपोल्ड और फुएगोलियन से। राडेस खुद को बहुत बड़ा समझता है और ज़ॉम्बी नंबर 4 जिमी समन करता है। अस्टा कर्स को रोककर लड़की को बचा लेता है और फ्यूगेलियन की हिम्मत बढ़ाने वाली बात से नोएल पहली बार एक सही वाटर बैरियर बना देती है। अब अस्टा फुल फ्री होकर तलवार घुमाकर जिमी को चूर चूर कर देता है। रेड्स पर कोई असर नहीं होता
और वो अल्फ्रेड नाम की इलेक्ट्रिक जॉम्बी समन करता है। यूनो आसमान में चमकती लाइट देखता है और समझ जाता है कि खतरा बढ़ गया है। नोएल नोटिस करती है कि जॉम्बीज कमजोर हो रहे हैं, मतलब कोई और बड़ी प्लानिंग चल रही है। किंग ऑगस्टस को बस अपनी जान बचाने की चिंता है। आस्टा एल्फ्रेड के पास नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो हवा में उड़कर बिजली फेंक रहा है। तभी एक जायंट फायर बीम उसे एक झटके में मिटा देता है। फुएगोलेओन आया है। वो आस्टा से कहता है कि पीछे हटो और उसे बराबरी का राइवल बोलता है विजर्ड किंग बनने की रेस में। रेड्स अपना असली दुख बताता है। पर्पल ऑर्कास से उसे डेंजरस मैजिक की वजह से निकाल दिया गया था और वो अब बदला लेना चाहता है। वह जॉम्बी नंबर 1 काल समोन करता है, लेकिन फ्यूगेलियन उसकी बैरियर तोड़कर काल को राख बना देता है। उसी के साथ सारे जॉम्बीज़ एक साथ गिर जाते हैं। भीड़ खुश है, लेकिन ऊपर से एक सोर्सरेस ये सब देख रही है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई होंगी। फुएगोलियन राडिस को पकड़ लेता है और उसका ग्रिमवार जब्त करता है, जिसमें सिर्फ एक स्पेल है। अस्टा अफसोस करता है कि इतनी डेंजरस मैजिक बेकार जा रही है। तभी एक ठंडी आवाज में रेड्स के कान में कहती है कि अब वो बेकार हो गया है और प्लान वैसे भी चल रहा है। स्पेशल पोर्टल्स खुलते हैं और कई नाइट्स कैपिटल से बाहर फेंक दिए जाते हैं। एक नया विलेन कैथरीन आती है जो सबकी माना चूसने लगती है, लेकिन यूनो इसका असर झेलते हुए काउंटर ढूंढने लगता है। कैथरीन कहती है कि वो एक खास व्यक्ति को मारने आए हैं। इसी दौरान फेगोलियन को पोर्टल में खींचकर एक सफेद डायमेंशन में फेंक दिया जाता है। असल टारगेट वही था। कैथरीन यूनो को अंधा कर देती है, लेकिन उसकी माना सेंस इतनी बढ़ जाती है कि वो शहर की माना लेकर काउंटर अटैक कर देता है। व्हाइट डायमेंशन में फुएगोलियन एक ऐसे मेज का सामना करता है जिसे वो पहचानता है। कैथरीन जब एक हॉल में घुसती है माना चूसने, तो चार्मी उसे अपनी खाने की प्लेट से दूर समझकर शीप समन करती है और एक पंच में विलन को उड़ा देती है। यूनो भी पहुंचता है, लेकिन थककर बेहोश हो जाता है। लियोपोल्ड रेडिस से फुएगोलियन के बारे में पूछताछ करता है। नोएल को शक होता है स्पेशल मेज पास है और आस्टा उसे ढूंढ लेता है। फुएगोलियन का शरीर वापस आता है, जिंदा, लेकिन हाथ गायब। रेडिस खेलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अस्टा उसकी एस्केप मैजिक काट देता है और उसे हेडबट मारकर गिरा देता है। अब नए एनिमीज आते हैं, आइस और कर्सेस के साथ। अस्टा कर्स हटाने के लिए खुद को घायल करता है और लियोपोल्ड के साथ खड़ा हो जाता है। नोएल बैरियर बनाती है, लेकिन दुश्मन उसे एब्सॉर्ब कर लेता है और एडवांटेज वापस ले लेता है। नीडल टॉर्नेडो से आस्टा और लियोपोल्ड गिर जाते हैं, लेकिन फिनिशिंग ब्लो। लैंडिंग होता उससे पहले रीइंफोर्समेंट्स पहुंच जाते हैं। मिमोसा फुएगोलियन की तरफ दौड़ती है। एनिमीज खुद को आई ऑफ द मिडनाइट सन बताते हैं और रिट्रीट करने से पहले अस्टा को गंदी स्लाइम में फंसाकर उठा ले जाते हैं। उनकी हाइडआउट में सैली एंटी मैजिक वाले लड़के को डिसेक्ट करने को मरी जा रही है, लेकिन तभी विजर्ड किंग जूलियस रूम में ऐसे एंटर करता है जैसे टाइम खुद चलकर आ गया हो। वह सबको फ्रीज कर देता है, अस्टा को आजाद करता है और कहता है मुझे ही सपास करना होगा। लेकिन तभी एक वाइट फ्लैश आता है और एक अननोन मेज अपने साथियों को रेस्क्यू कर लेता है। जूलियस आस्टा को इन्फर्मरी में लाकर छोड़ता है, जहां सब फुएगोलियन और लियोपोल्ड की खबर का इंतजार कर रहे हैं। तभी शॉकर। फुएगोलियन का पेंडेंट गायब है। जूलियस को शक है कि ये उसी स्टोन टैबलेट से जुड़ा है जिसे टेररिस्ट ढूंढ रहे हैं, और इस वजह से नाइट्स में एक ट्रेटर जरूर है। नोएल बदला लेने की कसम खाती है और लियोपोल्ड अपने माथे पर ओथ टैटू करवा लेता है कि वो अगला विजर्ड किंग बनेगा। एनिमीज के बेस पर उनका लीडर जूलियस की मैजिक से जली हुई अपनी बाह को देखकर कसम खाता है कि वो उसे हराएगा। कैपिटल में आस्टा यूनो को प्रोवोक करता है। यूनो आसानी से उसे रोककर चला जाता है, अपने अंतर से दिखाते हुए कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। ब्लैक बुल्स की बेस पर अस्टा को एक स्टार मिलता है और वो थर्ड क्लास जूनियर नाइट बन जाता है। वह ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन यामी उसे आराम करने को बोलता है। फिनरल गर्लफ्रेंड ढूंढने की सोचकर ग्रुप डेट सेट करता है। आधे स्क्वाड को ऑब्वियस रीजन से एलिमिनेट करने के बाद वो लक को साथ ले जाता है, जबकि नोएल उन्हें चुपके चुपके फॉलो करती है। वेन्यू पे लक की फ्लर्टिंग ऐसी अजीब होती है कि एक लड़की लाइटनिंग मैजिक देखने ही चली जाती है। फिनरल बालकनी पर बिजी है और आस्टा के पास रिबेका स्कारलेट आती है। नोएल जेलसी में जल रही है और नियर बाय सी भी मौजूद है, जिसकी नींद नोएल की वाटर मैजिक उड़ा देती है। आस्टा और रिबेका जल्दी ही बॉन्ड कर लेते हैं क्योंकि दोनों अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए डेडिकेटेड हैं। तभी एक ड्रंक लड़का आता है और आस्टा की हाइट का मजाक उड़ाकर रिबेका को इंसल्ट करता है। आस्टा उसे कमरे के पार फेंक देता है, सीधे एसी की टेबल पर। दोनों रात में भागते हैं और नोएल पीछे पीछे। जब रिबेका पूछती है कि उसे कोई पसंद है, आस्टा हाँ कह देता है, लेकिन फिर मानता है कि उसे पता ही नहीं डेट का पर्पस क्या होता है। रिबेका और नोएल दोनों व्हाट फिनरल और लक खाली हाथ वापस लौटते हैं। हागे विलेज में फादर ओर्सी और सिस्टर लिली को खबर और थोड़े पैसे मिलते हैं। यूनो फर्स्ट क्लास इंटरमीडिएट नाइट बना और अस्टा थर्ड क्लास जूनियर नाइट। यूनो अपनी पूरी सैलरी चर्च भेजता रहता है। ब्लैक बुल्स में यामी सबको पे देता है और छुट्टी घोषित करता है।
आस्टा मैग्ना के साथ रेबेका से मिलने निकलता है। नोएल की जेलसी एक और लेवल पर पहुंच जाती है। गोश अपनी सैलरी पूरी की पूरी मरी पर खर्च करता है और किस्मत से सब एक ही जगह आ जाते हैं। मरी को आस्टा के साथ देखकर गोश उसे पीट देता है। हालत तब और खराब हो जाती है जब मरी कहती है कि वो आस्टा से शादी करेगी। सिस्टर थेरेसा बीच में पड़कर मरी को ले जाती है। रात में रेबेका आस्टा को डिनर देती है और रुकने को कहती है। किड्स उन्हें छेड़ते हैं कि शादी कर लो। उसी रात गोश हमला करके आस्टा को बाहर उड़ा देता है। रेबेका बाहर आती है और देखती है बच्चे गायब हैं। किड्स गायब होने पर नोएल बताती है कि उसने बच्चों को माउंटेन की तरफ जाते देखा था। सिस्टर थेरेसा बताती है कि मरी भी गायब है। गोश अपनी सिस्टर की माना ट्रैक करते हुए आस्था रेबेका को भरोसा दिलाता है कि वो सबको बचाएगा। तीनों पर्वत की तरफ निकलते हैं। नोएल हेल्प बुलाने जाती है लेकिन उसे सिर्फ एसई मिलता है। विलन नेज ने बच्चों को दोस्त बनाने के लिए किडनैप किया है। उसका साथी बारो एक बच्चे को बर्फ में फेंक देता है। अस्ता ऊपर से सब देख लेता है, तुरंत कूदकर बच्चे को बचाता है। सिस्टर थेरेसा उसे ठीक कर देती है। अस्ता अपना रोब बच्चे को देकर अंदर घुसता है। गोश नेज के पीछे जाता है और अस्ता बारो को दीवार से पटक देता है। मरी को देखकर अस्ता का पूरा स्वरूप बदल जाता है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ऐसी ब्लैक बुल्स बेस में गॉर्डन और फिर यामी से टकराता है। पहाड़ पर लड़ाई बढ़ जाती है। आस्टा बारो से पूछता है कि वो बच्चों की मैजिक क्यों चूस रहा है। थेरेसा उसे रोकती है और कहती है कि अपनी एंटी मैजिक से स्पेल्स उलटा कर दे। वो बताती है कि उसने सिस्टर लिली को ट्रेन किया और सुना है अस्टा का दिल बहुत अच्छा है। लेकिन तभी सैली आती है। बारो ने उसे बुलाया था। वो अस्टा पे हमला करती है, उसके खून का सैंपल लेती है और एक्सपेरिमेंट करने लगती है। थेरेसा उसकी स्पेल्स हटा देती है। सैली बारो को इंजेक्शंस देकर मड मॉन्स्टर में बदल देती है। थेरेसा आस्था से कहती है बच्चों को प्रोटेक्ट करो, लेकिन गोश मरी को उठाकर भाग जाता है। अब आस्था और थेरेसा अकेले मॉन्स्टर से लड़ते हैं। थेरेसा बच्चों को इवैक्यूएट करने के लिए फ्लेम लेपर्ड समन करती है। आस्टा नेज को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। मॉन्स्टर बार बार रिजेनरेट होता है और थेरेसा आस्था की जान बचाती रहती है। आखिरकार मरी गोश को मारती है और उसे होश में लाती है। वो मरी को सेफ रखकर वापस आता है। प्लान, बारो को इतनी जोर से मारो कि रिजेनरेट ना हो सके। गोश मिरर मैजिक से इतने सारे आस्टा बना देता है कि आर्मी बन जाती है। सब मिलकर बारो और सैली को कुचल देते हैं। नेजे रोता है और माफी मांगता है। अस्टा उसे दिलासा देने लगता है। तभी एक इनविजिबल अटैक उसे मार देता है। लिच, आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर, आ जाता है और अस्टा व गोश को गिरा देता है। बचाने के लिए सिस्टर थेरेसा अपनी जान दांव पर लगा देती है। आस्टा शॉक में देखता है। लिच के पास भी 4 लीफ ग्रिमोयर है, जैसे यूनो के पास। लिच सैली को रिट्रीट का आदेश देता है और कहता है कि वो क्लोवर किंगडम को मिटाकर नया किंगडम बनाएगा। गुस्से में आस्टा दौड़ पड़ता है लेकिन 2 सेकंड में गिर जाता है। आखिरी बार गिरने से पहले यामी और फिनरल आ जाते हैं। यामी अटैक काट देता है और लड़ाई संभाल लेता है। यामी वस लिच की लड़ाई पागलपन लेवल की है। बातों बातों में लिच एक मैसेकर्ड रेस के बारे में बताता है और यामी अपना पास्ट। यामी आस्था को पहली बार की सेंस करना सिखाता है। आस्था पोर्टल्स डॉज करके एक सॉलिड पंच लगाता है। लिच केव गिरा देता है, लेकिन आस्था और यामी रबल से निकल आते हैं। आस्था वोल्टोस से लड़ता है और उसे वॉल में दे मारता है। यामी लिच को रोकता है, लेकिन लिच एक सुइसाइडल स्पेल चार्ज करने लगता है। दूर टेरेसा बच्चों की मदद से अपनी माना गोश को देती है। वो पोर्टल से लौटता है और अपने मिरर स्पेल से लिच का अटैक उसी पर पलट देता है। तीनों दुश्मनों की हालत खराब हो जाती है। थर्ड आई, राया, वेट्टो और फोना आकर लिच को हील करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वे यामी की सोड तोड़ देते हैं। अस्टा मदद करने जाता है, लेकिन उसी समय 3 कैप्टन्स पहुंच जाते हैं, नोजल, शार्लेट और जैक द रिपर। इनसाइड द केव कैप्टन्स लड़ाई शुरू करते हैं। शार्लेट वर्सेस राया, जैक वर्सेस वेट्टो, नोजल वर्सेस फोना। यामी फिनरल से पोर्टल मंगवाकर लिच पर सरप्राइज अटैक करता है और अस्टा सील तोड़ देता है। लिच कहता है कि ये सोर्ड्स उसके मास्टर की हैं, पर अस्टा सीधा जवाब देता है, जो मिला है उससे लड़ रहा हूं। सिचुएशन बिगड़ती है और थर्ड आई लिच को उठाकर रिट्रीट कर जाते हैं। यामी इसे जीत घोषित करता है। अस्टा बेहोश हो जाता है। नोएल भी मान जाती है कि लड़के में दम है। अस्टा इन्फर्मरी में उठता है, जहां मिमोसा उसकी देखभाल कर रही है। क्लाउस मानता है कि वो वरीड था। मिमोसा का हक देखते ही नोएल झलकर उसे दीवार से चिपका देती है। यूनो आकर उसे टीज करता है और दोनों राइवल्स फिर से विजर्ड किंग बनने की कसम लेते हैं। आस्टा सिस्टर टेरेसा से मिलता है और वो उसके काम की तारीफ करती है। रेबेका के घर उसे फीस्ट मिलता है और एक किस, नोएल का दिल टूट जाता है। ब्लैक बुल्स में पाई कंपटीशन चल रहा होता है। चार्मी सब खा जाती है। तभी यामी को लेटर आता है अस्टा और उसे कैप्टन्स की मीटिंग में बुलाया गया है। जूलियस चाहता है कि अस्टा प्रिजनर्स की मेमोरी स्पेल्स खत्म करने में मदद करे। अस्टा का एंटी मैजिक काम करता है। सारे कैप्टन्स के सामने जूलियस बोलता है, हमारे बीच एक ट्रेटर है। प्रिजनर्स तुरंत उंगली उठाते हैं पर्पल ऑर्कास के कैप्टन ग्वेल्द्रे पोआजोत पर।
वह इनविजिबिलिटी और फेक कैवलरी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आस्ता उसकी केई पकड़ लेता है और फिनरल उसे एक पेंटिंग में कैद कर देता है। एक्सपोज्ड होते ही ग्वेल्द्रे सब मान लेता है, किडनैपिंग, स्मगलिंग और आई ऑफ द मिडनाइट सन के साथ काम। घबराहट फैले नहीं, इसलिए जूलियस पूरी बात सीक्रेट रखता है और सभी स्क्वाड्स की जांच का आदेश देता है। वो बताता है कि दुश्मन का असली मकसद मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करना है, जिनसे एक खतरनाक रिचुअल किया जा सकता है। इसी स्टोन के लिए फ्यूगो लियोन पर हमला हुआ था। अब एक और स्टोन पानी के अंदर बने टेम्पल में है और ये मिशन ब्लैक पुल्स को दिया जाता है, जिसमें ऑस्टा बहुत जरूरी है। बेस पर सब बीच ट्रिप को लेकर खुश हो जाते हैं, लेकिन यामी तुरंत बता देता है कि ये वेकेशन नहीं, मिशन है। मिशन की शुरुआत बीच से होती है, जहां ब्लैक बुल्स का फोकस उड़ जाता है। यामी उन्हें संभालता है और बताता है कि उन्हें नीचे टेम्पल तक सिर्फ नोएल पहुंचा सकती है। नोएल अपने मैजिक कंट्रोल को लेकर डर जाती है। उसे एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि वो अपनी लिमिट्स पार करे। रात में वो अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है, जब आस्टा अपनी क्लासिक एंट्री मारता है और कहता है कि अगर वो कंट्रोल खो दे तो वो उसे संभाल लेगा। दोनों मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें समुंदर की तरफ से कोई गाना सुनाई देता है और एक लड़की चट्टान पर दिखती है। सवाल ये कि वो कौन है और क्या वो नोएल की मदद कर पाएगी। जूलियस खुद मिशन पर जाना चाहता है, लेकिन पेपर वर्क में फंस जाता है। बीच पर आस्टा और नोएल उस सिंगल लड़की से मिलते हैं, काहोनो। वो आस्टा का हाथ ठीक कर देती है और दोनों से जल्दी दोस्ती कर लेती है। जब उसे पता चलता है कि नोएल को फुल मून से पहले कंट्रोल पाना है, वो नोएल को कहती है कि खुश यादों पर फोकस करो। ये बात सुनकर नोएल के पुराने दर्द जग जाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं और पूरे हफ्ते आस्टा के साथ ट्रेनिंग करती रहती है। आखिरी रात नोएल अपना कंट्रोल पा लेती है, थककर गिर जाती है और आस्टा उसे पकड़ लेता है। जब वो काहुनों को ढूंढती है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो टेम्पल में फिर मिलेगी। फुल मून आते ही नोएल एक बड़ा पानी का गोला बनाकर पूरे स्क्वाड को ग्रैंड मैजिक जोन के अंदर ले जाती है। खतरनाक करंट्स के बावजूद सब टेम्पल पहुंच जाते हैं। वहां एक बैरियर होता है, जिसे ऑस्टा एंटी मैजिक से फाड़ देता है। हाई प्रीस्ट जिफ्सो उनका स्वागत करता है, बताता है कि उसे भी स्टोन के बारे में पता है और फिर एक गेम रखता है, टेम्पल वॉरियर्स के खिलाफ बैटल। जो सबसे आखिर तक खड़ा रहेगा वो जीतेगा। सबको अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। सब अपनी लड़ाइयां शुरू करते हैं। आस्टा का मुकाबला डांसर कियाटो से होता है और नोएल का काहोनो से। बाकी मैग्ना, लक, गॉश और वेनेसा भी अपनी अपनी फाइट में लग जाते हैं। यामी दूर से सब देख रहा होता है और अपने स्क्वाड पर भरोसा रखता है। और सच में ब्लैक बुल्स पहली लड़ाइयां आराम से जीत लेते हैं। अचानक एक विशाल मैजिक व्हेल दीवार तोड़कर अंदर घुसती है। आई ऑफ द मिडनाइट सन का खतरनाक लड़ाका वेटो आ जाता है। वो आते ही टेम्पल वॉरियर्स को कुचल देता है। यामी स्पेशल मैजिक में फंस चुका है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहा। वेटो मैग्ना और लक को कुछ ही सेकंड में गिरा देता है। जिप्सो गेम के रूल्स बदलता है। जो वेटो को हराएगा उसकी एक विश पूरी की जाएगी। आस्टा और कियोटो अपनी फाइट रोककर आगे पहुंचते हैं। मैग्ना और लक घायल होते हुए भी उठते हैं और मिलकर एक ओपनिंग बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रुके तो पूरा टेम्पल खतरे में है। उनके कॉम्बो के बाद भी वेटो रुकता नहीं और उन्हें खत्म करने आता है, लेकिन आस्टा बीच में वार रोक लेता है। वो वेटो को पेट पर वार भी कर देता है, पर उसका कोई खास असर नहीं होता। उधर गॉश एक चेन मैच को मिरर ट्रिक से हराता है, चार्मी को बचाने जाता है और ग्रे के साथ वाइन्स में फंस जाता है। फिर चार्मी का खाना चुराकर उसे उठा देते हैं और हालात पलट देते हैं। वापस फाइट में वेटो आस्टा का हाथ तोड़ देता है। नोएल और काहुनो समय पर पहुंचते हैं और देखती हैं कि आस्टा बुरी तरह गिर चुका है। माहौल और भारी हो जाता है। या तो वो लोग कोई प्लान बनाए या फिर वेटो उन्हें खत्म कर देगा। काहुनो और कियाटो अपने सपनों की ताकत से फिर खड़े होते हैं और एक डेडली गाना डांस कॉम्बो करते हैं, जो आखिरकार वेटो को चोट पहुंचाता है, लेकिन बहुत कम। वेटो कियाटो का पैर तोड़ देता है और काहुनो की आवाज खराब कर देता है। ये देखकर नोएल डर से जम जाती है, लेकिन उसे काहुनो की आवाज याद आती है, जो कहती है कि खुद पर भरोसा करो। नोएल की ताकत फूट पड़ती है और वो सी ड्रैगन्स रोड चलाकर वेटो का हाथ उड़ा देती है और उसे दूर फेंक देती है। उम्मीद ज्यादा देर नहीं रहती। वेटो की तीसरी आंख खुल जाती है, उसका हाथ फिर से बन जाता है और वो नोएल पर भयानक अटैक करता है। आस्टा टाइम पर आकर उसे बचाता है। टेम्पल डर और दबाव से भर जाता है। वेनेसा अपनी फाइट खत्म करके वापस लौटती है। फिनरॉल भागने को सोचता है, लेकिन ऑस्टा की जिद देखकर शर्मिंदा होता है और साथ देने आ जाता है। वेनेसा की थ्रेड्स और फिनरॉल के पोर्टल से आस्टा अजीब सी मूवमेंट में उड़ता है और आखिरकार वेटो को एक ऐसी कट मारता है जो ठीक नहीं होती। टीम बाकी लोगों को बचाकर हटाती है और रणनीति बनती है, मूवमेंट, सही टाइमिंग और लगातार वॉर। वेटो पैटर्न पकड़ लेता है और आस्टा को चोट पहुंचाता है, लेकिन आस्टा, वेनेसा और फिनरॉल पीछे नहीं हटते। अपने पुराने दर्द याद करके दोनों और मजबूत हो जाते हैं। बाकी स्क्वाड भी आ जाता है।
गॉश डिस्ट्रैक्शन बनाता है, चार्मी सबकी एनर्जी भरती है और ग्रे कई आस्टा बना देती है। इस हलचल में सही आस्टा आगे बढ़ता है और वेटो के दिल पर वार कर देता है। पहली बार वेटो डगमगाता है। वेटो अपना ट्रैप दिखाता है। वो अपनी शरीर से आस्टा की तलवार छीनने की कोशिश करता है। आस्टा का हाथ टूटने को होता है, लेकिन वेनेसा उसे थ्रेड्स से संभाल लेती है। वेटो आस्टा को देखता है और उसके अंदर की वो डार्क ताकत महसूस करता है जो कभी हार नहीं मानती। आस्टा लगातार वार करता है और आखिरकार वेटो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर खड़ा होता है, एक आखिरी बार। उसी वक्त यामी स्पेशल सील तोड़कर अंदर आता है और अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक धारदार वार जो डायमेंशन काट देता है। वो एक ही वार में वेटो को खत्म कर देता है। सब राहत की सांस लेते हैं। जिप्सो विश ऑनफर करता है और यामी स्टोन मांगता है। तभी नेरो उसे लेकर आ जाता है और आस्टा के ऊपर आ बैठता है। बाहर आई ऑफ द मिडनाइट सन बदला लेने की कसम खाता है। टेम्पल में ब्लैक बुल्स आराम करते हैं। नोएल काहोनो और कियाटो से माफी मांगती है और वो उसकी तारीफ करते हैं। जाते समय काहोनो अपनी टूटी आवाज में भी उन्हें अलविदा कहती है। ब्लैक बुल्स जीत की खुशी में होते हैं और तभी पता चलता है कि गॉर्डन तो कोने में अकेला छोड़ दिया गया था। कुछ समय बाद यामी आस्टा, चार्मी और फिनरॉल को लेकर कैपिटल जाता है। जूलियस यामी की तारीफ करता है, लेकिन तभी रेड अलर्ट लग जाता है। काइटन टाउन पर डायमंड किंगडम हमला कर रहा है। मैजिक बैरियर गिर जाता है, लेकिन गोल्डन डॉन पहुंच जाती है। यूनो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और एक जनरल को आराम से हरा देता है। उसकी विंड स्पिरिट सिल्फ भी सामने आती है। जूलियस लड़के की ताकत देखकर खुश हो जाता है। चार्मी को बस यूनो दिखाई देता है, उसका प्रिंस ऑनफ मंचीज। लड़ाई बढ़ती है तो यामी, आस्टा और चार्मी फ्रंटलाइन जाने का फैसला करते हैं, चाहे आस्टा के हाथ अभी भी टूटे हों। दूसरी तरफ विलियम और लैंग्रिस सब कंट्रोल कर रहे होते हैं। यामी फिनरॉल को खींच कर लाता है और काइटन जाने के लिए पोर्टल खोलने को कहता है। जैसे ही वो पहुंचते हैं, यूनो दो जनरल्स से एक साथ लड़ रहा है। लैंग्रिस तीसरे जनरल को एक वॉर में गिरा देता है। फिर विलियम अपनी बड़ी स्पेल चलाता है, एक विशाल पेड़ जिसकी जड़ों में पूरी दुश्मन फौज फंस जाती है। ये नजारा देखकर आस्टा, चार्मी और फिनरॉल दंग रह जाते हैं। यूनो एक साफ वार से रागस को हरा देता है और आस्टा से अपनी राइवलरी पक्की करता है। एक और जनरल विलियम को पीछे से मारने आता है, लेकिन वो भी एक पेड़ में फंस जाता है। लोटस एक चाल चलता है, पर यामी उसे रोक देता है और वो वापस भाग जाता है। यामी की शक की सुई विलियम पर जाती है। वो मास्क उतरवाता है, लेकिन उसके नीचे लिच नहीं, बल्कि विलियम का पुराना जख्म होता है। विलियम अपनी पिछली जिंदगी और जूलियस की मदद बताता है। यामी अपनी गलती समझकर माफी मांगता है। नीचे आस्टा और यूनो मिलते हैं और अपनी राइवलरी फिर तय करते हैं। फिर यामी आस्टा को लेकर डॉक्टर ओवेन के पास जाता है। रिपोर्ट सबसे बुरी आती है। उसके हाथों की हड्डियां एक पुरानी कर्ज से टूट चुकी हैं। वो कभी हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बेस पर यह खबर जाते ही माहौल दुखी हो जाता है, लेकिन ऑस्टा हार नहीं मानता। बाहर जाकर जोर से चिल्लाता है कि वो इलाज ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन बेस खाली होता है। वो सोचता है सब चले गए, पर असल में सब उसके लिए रास्ता ढूंढने मिशन पर निकले थे। मैग्नालक डंगियन, गॉश गॉर्डन लाइब्रेरी, चार्मी ग्रे रेयर चीजें ढूंढने। ये सुनकर आस्टा रो पड़ता है। नोएल और फिनरॉल उसे एक छोटे केबिन ले जाते हैं, जहां उन्हें एक नग्न आदमी मिलता है, फेंजेल। फ्लैशबैक में पता चलता है कि ये वही तलवारबाज है जिसने कभी आस्टा को ट्रेन किया था। उसकी स्टूडेंट मारियला उसे धोखा देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। फेंजेल डोमिना को ढूंढने निकलता है। वापस प्रेजेंट में नोएल एक नग्न आदमी पर हमला करती है जो जड़ी बूटियां तोड़ रहा होता है। वो फेंजेल ही निकलता है। आस्टा उसे पहचानता है और पता चलता है कि नोएल की वॉन्ड डोमिना ने बनाई थी। उन्हें खोजने के लिए वेनेसा और फिनरॉल पोर्टल्स इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बुल्स का बेस डायमंड किंगडम के हथियारों से घिर जाता है। लक, मैग्ना और गॉश मोर्चा संभालते हैं। ग्रे फेंजेल बनकर दुश्मन को बेवकूफ बनाती है। असली फेंजेल और डोमिना ब्लैक मार्केट में मिलते हैं। मारियला फिर सामने आती है और बताती है कि वो अब उनकी साइड में है। फिर अचानक हथियारों का लीडर आस्टा, फेंजेल और मारियला को एक लाल कमरे में भेज देता है, जहां कई सैनिक होते हैं, लेकिन वो सब मिलकर उन्हें हरा देते हैं। उसी वक्त पता चलता है कि नोएल और फिनरॉल इलाज ढूंढने के लिए विचेस फॉरेस्ट जा रहे हैं, वही जगह जहां से वेनेसा आई है। डोमिना बताती है कि वो जंगल चुड़ैलों का इलाका है, जहां एक बहुत खतरनाक क्वीन राज करती है। फिर भी नोएल जिद करती है, आस्टा को बचाने का एक भी मौका है तो उन्हें जाना होगा। सब आस्टा को उठाकर इनविजिबिलिटी केप पहनाते हैं और जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। जंगल पहुंचकर फिनरॉल अपनी एक्साइटमेंट में गलती कर बैठता है। गार्ड गोलेम्स पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सब किसी तरह पैलेस पहुंचते हैं, जहां विच क्वीन वेनेसा को नियम समझा रही होती है। आस्टा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खून की चिड़ियों से रोक देती है। पता चलता है कि वेनेसा ने ऑस्टा के इलाज के बदले खुद को गुलाम बनाने की डील की है। तभी क्वीन को पता चलता है कि जंगल पर हमला होने वाला है। आई ऑफ द मिडनाइट सन
फोना के साथ, और डायमंड किंगडम मार्स और लाड्रोस दोनों आ रहे हैं। आस्टा खुद को तलवार से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात और खराब कर लेता है। नोएल क्वीन से डील करती है, वो जंगल बचाएंगे, बदले में वो आस्टा को ठीक करे। क्वीन उसकी बात मान लेती है और खून के मैजिक से आस्टा के हाथ पूरी तरह ठीक कर देती है, पहले से भी मजबूत। लड़ाई शुरू होती है। फेंजल और उसके साथी डायमंड फोर्स को रोकते हैं। उधर आस्टा, वेनेसा और फिनरॉल फोना और उसकी फायर स्पिरिट सलामेंडर से लड़ने पहुंचते हैं। वेनेसा के धागों और फिनरॉल के पोर्टल्स की मदद से आस्टा फोना के अटैक वापस उस पर मोड़ देता है। फोना तीसरी आंख खोलकर सलामेंडर की ताकत बढ़ा देती है, लेकिन वेनेसा सही टाइमिंग पर ट्रियो को खींच लेती है और आग से बचा लेती है। नोएल भी अब पीछे नहीं रहती। वो सी ड्रैगन्स क्रेडल से सबको ढाल देती है और फिर सी ड्रैगन्स रोर चलाकर सलामेंडर को घेर लेती है और तगड़ा वार करती है। आस्टा, वेनेसा और फिनरॉल का कॉम्बो थ्रो बनता है। पहली बार चूक जाती है, लेकिन फिनरॉल तुरंत उसे टेलीपोर्ट करके दूसरी बार मौका देता है और आस्टा सलामेंडर को चीर देता है। फोना गिरते हुए सिर्फ लिच को याद करती है। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जंगल के दूसरे हिस्से में डायमंड किंगडम की फोर्स आगे बढ़ रही होती है। लाड्रोस मजे लेकर फेंजेल को चिढ़ाता है और जंगल तबाह करता है। डोमिना पर हमला करने आता है तो मार्स समय पर पहुंचकर उसे बचाता है। मारिएला सैनिकों को चौंकाकर गिरा देती है। धीरे धीरे सब लड़ाई में जुड़ते हैं। लाड्रोस हर मैजिक को खींचकर फायर कर रहा होता है। उसे रोकने के लिए फेंजेल और मार्स एक प्लान बनाते हैं। या तो उसे मैजिक से ओवरलोड कर दें या उसे ऑस्टा तक ले जाएं, जिसकी एंटी मैजिक उसे रोक सकती है। दोनों अपनी क्षमता बढ़ाकर उसे जंगल के अंदर खींचते हैं। उधर फोना खुद को उड़ाने की तैयारी कर चुकी होती है। तभी फेंजेल और मार्स आस्टा के पास पहुंचते हैं और उसी समय फोना एक विशाल आग का गोला छोड़ती है। आस्टा उसे काटकर फेंजेल की तरफ उछाल देता है और फेंजेल उसे घुमाकर सीधा लाड्रोस पे दे मारता है, जिससे वो गिर जाता है। फोना को देखकर मार्स अपने पुराने दर्द याद करता है, बच्चों को मौत तक लड़ने मजबूर करना और फोना की आखिरी बात। तीसरी आंख के कंट्रोल में फोना खुद को खत्म करने वाली होती है, लेकिन आस्टा समझाता है कि अगर उन्हें उसे बचाना है तो उसे जिंदा रखना होगा। आग से ढका आस्टा अपनी तलवार से उसे पकड़ने वाली मैजिक काट देता है। अटैकिंग की जगह मार्स उसे कसकर गले लगा लेता है। स्पेल टूट जाता है। उसकी असली यादें वापस आ जाती हैं। थर्ड आई गायब हो जाता है और फोना आजाद होकर वादा करती है कि वो मार्स के साथ दुनिया देखेगी। सीन इतना इमोशनल है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान की भी आंखें भर जाएं। फोना अपनी कहानी बताती है। मॉरिस, जो डायमंड किंगडम का साइंटिस्ट था, उसने उसे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किया। उसके अंदर मैजिक स्टोन डाला और फिर उसे फेंक दिया। तभी लिच उसे मिला और उसकी बॉडी में एक एल्फ स्पिरिट डालकर उसे रिवाइव किया। उसके पास बस एक ही चीज बची, मैजिक स्टोन ढूंढने की अनकंट्रोलेबल चाहत। क्वीन से बात शुरू होने ही वाली थी कि लाद्रोस वापस आ जाता है, पूरा रिचार्ज होकर। वो आस्टा का मजाक उड़ाता है और उसे अपनी साइड में आने की ऑफर भी देता है। उसकी असली चाहत है आस्टा की एंटी मैजिक पावर चुराना। आस्टा डीमन ड्वेलर सोर्ड से उसका मैजिक ड्रेन कर देता है, लेकिन लाद्रोस गंदा खेल खेलता है। फोना को हॉस्टेज बना लेता है और सलामांडर की पावर अब्सॉर्ब करके चलता फिरता फायर कैनन बन जाता है। दूर से क्वीन अपना मास्टर प्लान शुरू करती है। ब्लड मैजिक से वो आस्टा के अंदर की एंटी मैजिक को जबरदस्ती ओवरफ्लो कराती है। आस्टा के अंदर माना है ही नहीं, इसलिए उसका राइट आर्म डार्क पावर का परफेक्ट रास्ता बन जाता है। ब्लैक मोड बनने वाला होता है। एक डार्क जगह में आस्टा एंटी मैजिक डेविल से मिलता है, जो उसे ऑफर देता है उसके शरीर पर कंट्रोल ले लो और जीत पक्की है। आस्टा हमेशा की तरह जिद्दी रहता है और ऑफर मना कर देता है। बैटलफील्ड पे जागता है, उसका राइट आर्म ब्लैक एनर्जी में ढका हुआ और उसके पीछे बैट जैसा विंग। अब वो पहले से ज्यादा तेज और सटीक हो चुका है। वो लाद्रोस की लेजर को हवा की तरह काटता है और उसे गिरा देता है। मेरा मैजिक है, कभी हार न मानना। वो सच में इस बार मजाक नहीं कर रहा। क्वीन बताती है कि उसने बस आस्टा के शरीर से लिमिट्स हटा दी ताकि एंटी मैजिक खुलकर बाहर आए। लद्रोस भागने की कोशिश करता है, लेकिन आस्टा उसे पकड़ता है और ब्लैक मीटियोराइट अटैक से लड़ाई खत्म कर देता है, पर उसे मारता नहीं, उसे उसकी गलतियों के लिए जिंदा रखता है। फिर थककर गिर पड़ता है। तभी क्वीन अपनी असली चाल चलती है। वो सबको ब्लड मैजिक से कंट्रोल कर लेती है और नए हील्ड आस्टा की माइंड पर कब्जा कर लेती है। अब आस्टा उसका पपेट बन चुका है और उसे अपने ही दोस्तों को मारने का ऑर्डर मिलता है। माइंड कंट्रोल में आस्टा नोएल पर हमला करता है। ब्लैक बुल्स चिल्लाते हैं, उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं एंड एक सेकंड के लिए वो रुकता है। प्रूफ कि आस्टा अंदर से अभी भी लड़ रहा है। वनेसा मजबूरी में क्वीन से माफी मांगकर रुकने की विनती करती है। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्वीन और वनेसा माँ बेटी हैं। क्वीन ने अपनी ही बच्ची को सालों केज में बंद रखा ताकि उसकी खास पावर जागे जो किस्मत बदल सकती है।
फ्लैशबैक में दिखता है जब यामी ने जंगल में घुसकर फेट की बातों का मजाक उड़ाया था और वनेसा को हिस्सा बनने की इच्छा दी थी। यही बॉन्ड उसकी ताकत का कारण बनता है। उसका पावर जागता है रेड थ्रेड का एक कैट, बेसिकली किस्मत को एडिट करने वाला चीट कोड। अस्टा अटैक करता है लेकिन वो कैट आउटकम बदल देता है। उसके बाद टल जाते हैं, उलटे उसी पर लौट आते हैं और ब्लड स्पेल टूट जाता है। क्वीन गुस्से में वैनेसा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन कैट मैजिक को नूल कर देता है। वेनेसा साफ कह देती है कि उसकी असली फैमिली ब्लैक बुल्स है, अब लक उनके साथ है और क्वीन का खेल खत्म। हारकर क्वीन को सच्चाई समझ आती है। उसे अपनी वही छोटी बच्ची याद आती है जो मैजिक से मुस्कुराहटें बनाना चाहती थी। वो अपनी गलती मानती है, हार मानती है और सबको हील कर देती है। फिर वो बड़ा खुलासा करती है, मैजिक स्टोन्स की सारी जानकारी बता देती है। अपना इयरिंग तक तोड़कर दिखाती है, जो वही स्टोन था जिसे आय चुरा रहे थे। वो बताती है कि स्टोन्स असली चमक एल्व्स के हाथों में दिखाते हैं। एक पुराने मैसेकर की बातें करती है और कहती है कल्ट उसी के डिसेंडेंट्स लगते हैं। फौना का थर्ड आई भी फॉरबिडन मैजिक था। सबसे बड़ा खुलासा आस्टा पर, उसके दोनों सोर्ड्स एल्फ लीडर के रेलिक्स हैं। एल्फ ट्राइब के लीडर की इन दो मैजिक सोर्ड्स में से बस यही दो बची हैं। आस्टा का दिमाग ओवरलोड हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर डायमंड किंगडम में मार्स और लाड्रोस कूप की प्लानिंग कर रहे हैं। बेस पर ब्लैक बुल्स अपनी ट्रिप्स से लौटते हैं, वियर्ड आउटफिट्स पहने हुए। आस्टा के आर्म्स हील हो चुके हैं। एक भरी मेज और खुश कैप्टन उनका स्वागत करते हैं। यामी कहता है, आज पार्टी होगी, स्टार अवार्ड्स फेस्टिवल है। ब्लैक बुल्स हमेशा की तरह लास्ट आने की शर्म झेलने को तैयार हैं। फेस्टिवल में नोएल आस्टा को ट्रबल से दूर रखने की कोशिश करती है और दोनों काहोनों और कियातो से टकरा जाते हैं। एक के पास पैर नहीं बचा, दूसरे के पास आवाज नहीं। अस्टा क्वीन के दिए वायल से दोनों को ठीक कर देता है। पूरा स्क्वायर पागल हो जाता है। कहोनो माहौल गर्म कर देती है और आउटिंग को डबल डेट बना देती है। गेम्स, जेलसी, हंसी सब चलता है जब तक हॉन्टेड हाउस में एक्टर्स को असली मॉन्स्टर्स समझकर पीट न दें। बाद में वे एक खोई हुई बच्ची की मदद करते हैं। नोएल में एक प्रोटेक्टर वाली वाइब आ जाती है। एक ऑनेस्ट पल में अस्टा उसे कह देता है कि उसे वो पसंद है। नोएल टोमेटो की तरह लाल, घबराकर उसे पानी के जेट से उड़ा देती है। वो उड़ते हुए यामी और जैक के बीच की तकरार में गिरता है और सेरेमोनी शुरू होती है। हॉल में शार्लेट एक अनोइंग नोबल को थॉर्न्स से रोकती है। वनेसा आती है, जेलसी महसूस होती है और दोनों झगड़ा करने लगती हैं। फिनरल हालात को कॉन्टेस्ट में बदल देता है। कॉस्ट्यूम शो, चार्म बैटल और ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट। प्रॉब्लम, शार्लेट शराब बिल्कुल नहीं झेल सकती। एक एसिप में ही नशे में, और यामी की यादें उसे भावुक कर देती हैं। वही दिन जब उसने उसकी जान बचाई थी। वो गिर जाती है। कॉन्टेस्ट ड्रॉ में खत्म होता है और यामी दोनों बेहोश कैप्टन्स को उठाए सेरेमोनी में चला जाता है। अब मजाक खत्म, गंभीर बातें शुरू। जूलियस स्टेज पर आता है। नए कैप्टन्स घोषित होते हैं। फिर रैंकिंग, गोल्डन डॉन पहले और ब्लैक बुल्स दूसरे स्थान पर 101 स्टार के साथ। नोबल्स को जलन होती है लेकिन यूनो अपनी पावर दिखाकर सबकी बोलती बंद करता है, जिसे आस्टा तुरंत एंटी मैजिक से काट देता है। किंग सारी क्रेडिट चुराता है और रॉयल नाइट्स स्क्वाड अनाउंस करता है। बीच में अस्टा और यूनो को धमकाता भी है। मारियोलेना अपने स्क्वाड को फिफ्थ आने पर आग की धमकी देती है। फिर वो फेस्टिवल में घूमते हुए अस्टा, यूनो, नोएल, यामी और शार्लोट को उठा लेती है और वोल्केनो ट्रेनिंग पर भेज देती है। ट्रेनिंग का रूल सिंपल, सनसेट से पहले छोटी पर पहुंचो। हीट खुद एक दुश्मन है। यामी और शार्लोट माना स्किन एक्टिवेट करते हैं। नोएल कंट्रोल के लिए स्ट्रगल करती है। मारियोलेना उसकी माँ को याद करके उसे टफ लव देती है। टैलेंट बिना मेहनत बेकार। आस्टा का भी झंझट, उसकी सोर्ड्स मैजिक तो काट देती हैं लेकिन नेचर की हीट नहीं। मारियोलेना चिढ़ाती है, दे दे हार मान, तुम्हारे पास मैजिक तो है नहीं। अस्टा जिद में चढ़ता रहता है, हर कदम प्योर विल पावर से। वो ब्लैक मोड जबरदस्ती एक्टिवेट कर लेता है। यामी के ट्रेनिंग वाले फ्लो को महसूस करने की कोशिश करता है लेकिन कंट्रोल खो देता है और रॉकेट बनकर मारियो लियोना की तरफ उड़ता है। वो हिलती भी नहीं, एक फायर पंच से उसे गिरा देती है। ऊपर पहुंचते हैं तो रिवॉर्ड, हॉट स्प्रिंग्स। एकदम ऑकवर्ड माहौल। सोल एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर देती है। विमेन्स साइड में मारियो लियोना नोएल को उसकी माँ के लेवल से आगे निकलने का चैलेंज देती है। मेंस साइड में यामी स्पाइंग की प्लानिंग कर रहा है और अस्टा मॉरल पुलिस बनकर मना कर देता है। ट्रेनिंग खत्म, थोड़ी मस्ती के साथ। रॉयल नाइट्स एग्जाम में जाने से पहले पर्पल ऑर्कास का वाइस कैप्टन किसी अजनबी के हाथों अटैक होकर रॉब्ड हो जाता है। अरीना में अस्टा मिलता है सबसे और जर्क्स नाम का बदतमीज लड़का सबको इंसल्ट करता है। जूलियस रूल्स बताते हैं, तीनों टीमों को अपनी क्रिस्टल बचानी और दूसरों की क्रिस्टल तोड़नी है। आस्टा की टीम मिमोसा और फेक जर्क्स। ओपोनेंट्स फायर और रॉक कंबाइन करके दूर से अटैक करते हैं। जर्क्स सो रहा है। आस्टा मिमोसा को बचाता है लेकिन ट्रैप में फंस जाता है। तभी जर्क्स के ट्रैप्स एक्टिवेट होते हैं और पूरे एनिमीज को एक ही बार में पलट देते हैं। क्रिस्टल खुल्ला, जीत आसान।
जर्क समझाता भी नहीं, बस ताना मारता है, दुश्मन को छलने से पहले अपने साथियों को छलो। उसकी दिमागी लड़ाई डेंजरस लेकिन जीनियस है। आगे कियर्स वाले मैच में वो अपनी ब्यूटी दिखाने में व्यस्त, लेकिन फाइट में उन्हें टैक्टिक सिखा देता है और जीत भी मिलती है। मोन्टाज में और फाइट्स फिनरल पोर्टल से जीतता है उसका भाई लॉन्ग्रेस। स्पेशल स्लैशेस से ओपोनेंट्स को ह्यूमिलिएशन देता है। वो फिनरल को धमकाता है लॉन्ग्रेस बनाम फिनरल। फैमिली ड्रामा। फाइट में लॉन्ग्रेस बेकाबू हो जाता है और सबको खतरे में डाल देता है। मैच उसके नाम होता है, लेकिन वो अपने ही भाई को मारने जाता है। ब्लैक बुल्स मैदान में कूद पड़ते हैं। जूलियस टाइम रोककर सब शांत करता है। सेमीफाइनल आस्टा वर्सेस लॉन्ग्रेस शुरू होने से पहले ही अटैक शुरू हो जाता है। जर्क्स के फादर जारा की कहानी दिखती है। पहला कॉमनर नाइट जिसे नोबल्स ने मार दिया था, इसीलिए जर्क्स करप्ट नाइट्स को एक्सपोज करने के मिशन पर है। जोरा ट्रैप लगाता है, लेकिन लॉन्ग्रेस का डार्क पावर ट्रैप तोड़ देता है। आस्टा ब्लैक मोड में जाकर पूरे अरीना में कॉमेट की तरह दौड़ता है और दोनों क्रिस्टल्स तोड़ देता है। रिजल्ट टेक्निकल ड्रॉ। फाइनल यूनो वर्सेस रिल। रिल अपनी पेंटिंग मैजिक से बैटलफील्ड बदलता है। यूनो विंड स्पिरिट मर्ज करके उड़ जाता है। फाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि रिल अपनी ही क्रिस्टल उड़ा देता है। यूनो जीत जाता है। जूलियस गर्ग्स को बुलाकर बताता है कि वो उसके पिता को जानता था और उसे ऑफिशियल तौर पर रॉयल नाइट्स में जगह देता है। ब्लैक बुल्स के लिए मूड भारी है। आस्टा डिप्रेस्ड है। यामी उसे अपने पास्ट की कहानी सुनाता है, कैसे वो और विलियम एक साथ लड़ते थे और राइवल्स बने। प्रमोशन के बाद एक ने ब्लैक बुल्स बनाया और एक ने गोल्डन डॉन। मूड थोड़ा हल्का ही हुआ था कि मारियो लियोना बेस का दरवाजा उड़ाकर अंदर आ जाती है और सीधे आस्टा नोएल लक को उठा लेती है। रॉयल नाइट्स के लिए चुने गए हो। सेरेमनी में फेक जर्क्स मास्क हटाकर खुद को जोरा बताता है। यामी ने उसे बुलाया है। मिशन का ऐलान, आई के हाइडआउट पर सीधा हमला। दूसरी तरफ राया के ड्रीम्स में पास दिखता है। एल्व्स का पीसफुल जीवन और वो शादी जिसे सब बदलने वाला था। आस्टा और नोएल लड़ाई पर जाने से पहले फुएगो लियोन से मिलने जाते हैं, जो अब भी कोमा में है। दोनों वादा करते हैं कि वो उसके लिए पूरी इज्जत से लड़ेंगे। रॉयल नाइट्स के अस्थायी बेस पर माहौल बहुत टेंशन भरा है। मैरियो लियोना अपनी शिकारी वाली इंस्टिंक्ट से एक जासूस पकड़ लेती है, जो गोल्डन डॉन के मेंबर के रूप में घुसा हुआ था। नोएल उसे पकड़ लेती है और इसी के साथ इनकी इन्वेशन प्लान की स्पीड और बढ़ा दी जाती है। मैजिक से दुश्मनों के अड्डे का एक 3D मैप बनाया जाता है और सभी को 5 टीमों में बांटा जाता है। नोएल एक साइड से अटैक करेगी, रिल दूसरी साइड से। यूनो और मिमोजा एक रास्ते से अंदर जाएंगे, नोएल और लक दूसरे रास्ते से, और सामने का दरवाजा तोड़कर घुसने वाली सुसाइड स्क्वाड मेरियो लियोना, अस्टा और जोरा। मतलब सीधा ताबड़तोड़ हमला। आई ऑफ द मिडनाइट सन के ठिकाने पर हर दिशा से हमला शुरू हो जाता है। मेरियोलियोना, आस्टा और जोरा मुख्य गेट को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। आस्टा सोचता है कि शायद मेरियोलियोना को हमारी जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ ब्लैक बुल्स के बेस पर रेडजे, सैली और वाल्तोस हमला कर देते हैं। यामी वहां नहीं होता तो बेस को बचाने की जिम्मेदारी गोश, ग्रे और गॉर्डन पर आती है। यह उनका चमकने का मौका है। ग्रे अपनी शर्म छोड़कर अपनी मैजिक को लेवल अप कर लेती है। गॉर्डन फुसफुसाना छोड़कर पूरे जहर वाले अटैक करता है और गोश अपने मिरर से खुद की कॉपी बनाता है। दबाव बढ़ता है और पता चलता है कि बेस की दीवारों के अंदर कोई हमेशा से रह रहा था, हेनरी। उसकी बीमारी किसी भी इंसान का माना चूस लेती है, इसीलिए यामी उसे बेस में छुपा कर रखता था। अब वो बेस को बचाने के लिए पूरी ताकत से कमान लेता है और पूरे बेस को एक दैत्य जैसे पत्थर के रोबोट में बदल देता है। रेजिंग ब्लैक बुल। सैली अपने स्लाइम से हमला करती है, ग्रे उसे बदल देती है, गॉर्डन हर चीज में जहर मिलाता है और रोबोट रेडजे की ज़ॉम्बीज को कुचल देता है। इसी बीच वाल्तोस एक मैजिक स्टोन चुराकर भाग जाता है। दुश्मन की बिल्डिंग में लिच नया स्टोन मॉन्यूमेंट में लगा देता है और कहता है कि अब वो बाकी स्टोन्स खुद लाएगा। अंदर रॉयल नाइट्स तहलका मचा रहे हैं। नोजेल मर्क्यूरी को ब्लेड और शील्ड में बदल देता है। किर्श फूलों की बरसात करता चलता है। मुख्य रास्ते पर एक दूसरा आस्टा दिखाई देता है। असल में वो राया होता है, जो कॉपी मैजिक इस्तेमाल करता है। वो एंटी मैजिक कॉपी करने में फेल हो जाता है। मेरियोलियोना, जो माना का फ्लो पढ़ना जानती है, वो उसकी हर चाल भांप लेती है और उसके डार्क, लाइट, वाटर, फायर सब मैजिक को खत्म करके उसे लगातार मुक्कों से उड़ा देती है। इस बीच यामी विलियम को ढूंढने निकलता है। ऊपर विजर्ड किंग जूलियस पहले से इंतजार कर रहा होता है। विलियम सच बताता है, उसके शरीर में 2 आत्माएं हैं। उसका मास्क और निशान गायब होते हैं और लिच सामने आता है। टाइम मैजिक बनाम लाइट मैजिक, दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। जूलियस टाइम को रोकता भी है, तेज भी करता है, उल्टा भी करता है, खुद को ठीक भी कर लेता है, पर लिच क्लोवर किंगडम की राजधानी पर जजमेंट एरोज फेंककर चीटिंग कर देता है। जूलियस सबको बचाने के लिए अपनी सारी जमा हुई टाइम मैजिक खर्च कर देता है और लिच उसी मौके पर उसे सीने में चीर देता है। यामी लाचार होकर विजर्ड किंग को गिरते देखता है।
लिच बताता है कि विलियम बस उसके अंदर सो रहा है और वल्तोस स्पेशल मैजिक से उसे टेलीपोर्ट करके ले जाता है। जूलियस मरते मरते यामी की तारीफ करता है कि नई पीढ़ी बहुत आगे जाएगी। दूसरी तरफ मेरियोलियोना अभी भी राया को पीट रही होती है। राया खुद को उड़ाने वाला होता है कि अस्ता बीच में कूदकर उसे रोकता है और कहता है कि जान देने से कुछ हल नहीं निकलता, सबको इंसान की तरह बात करनी चाहिए। मेरियोलियोना को ये बात बेवकूफी लगती है, लेकिन राया को अपने पुराने दोस्त की याद आ जाती है। लिच स्टोन ऑल्टर पर पहुंचता है। राइडजे, सैली और वाल्तोस खुश होते हैं कि उन्हें ताकत मिलेगी, पर लिच उन्हें घिनौने और टेढ़े इंसान कहकर त्याग देता है। वो बस बलि के बकरे थे। ऑल्टर चमकता है और असली एल्व्स की आत्माएं जागने लगती हैं। राया असली एल्फ रूप में आ जाता है। दूसरी तरफ यूनो भी चमकने लगता है। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। फ्लैशबैक में दिखता है कि असली लिच कितना नेक था, इंसानों और एल्व्स के बीच दोस्ती चाहता था। उसकी पत्नी टेतिया इंसान थी। शादी के दिन इंसानों के ही लाइट मैजिक से एल्व्स का नरसंहार हो जाता है। बाकी बचा सिर्फ एक एल्फ, पेट्राई, जो अब लिच बनकर इंसानों से बदला लेना चाहता है। वर्तमान में लिच अपने नकली साथियों की बलि चढ़ा देता है। पेंटिंग मैजिक से दुश्मनों को रोके बैठा रिल देखता है कि एल्व्स की आत्माएं बस असली एल्व्स वाले लोगों में ही जागती हैं। किंगडम में बहुत सारे लोग चमकने लगते हैं। क्लाउस, यूनो, गोश सब एल्फ बनने लगते हैं। ये एक बड़ी बॉडी स्नैचिंग घटना की तरह लगता है। यामी मार्क्स और ओवेन को रोकता है, जो एल्फ बन चुके हैं। और शार्लेट भी एल्फ बनकर उससे लड़ती है। सोल जूलियस के शरीर को लेकर भागती है और यामी लड़ाई में डटा रहता है। लक भी एल्फ बनकर नोएल पर हमला कर देता है। वो पागलपन की हद तक तेज हो चुका है। डंजन में मेरियोलियोना, आस्टा और जोरा राया से लड़ रहे हैं। 3 और एल्व्स आ जाते हैं। स्थिति बेकाबू होती देख जोरा भागने का प्लान देता है, पर मेरियोलियोना उन्हें बाहर फेंककर खुद फाइट में लगी रहती है। क्रिम्सन लायन के बेस पर रैंडल एल्फ बनकर अपनी ही स्क्वाड को काट रहा होता है। लियोपोल्ड उससे भिड़ता है, लेकिन हारने वाला होता है कि तभी फुएगो लियोन आग के हाथ के साथ जाग जाता है और सैलामेंडर के साथ वो रैंडल को आसानी से हरा देता है। गोल्डन डॉन में लॉन्गरिस एल्फ बन चुका है। फिनरल अपने भाई को बचाने का फैसला करता है। मेरियोलियोना 5 एल्फ से अकेले लड़ते लड़ते बेहोश होने लगती है। एक एल्फ नींद वाली मैजिक चलाकर उसे कमजोर कर देता है। वो उसे ट्रैप कर देते हैं, लेकिन मेरियोलियोना उसे तोड़कर फिर से दौड़ पड़ती है। आखिर में वो अपना अल्टीमेट मूव छोड़ती है और कमरा नीली आग से भर जाता है। एल्व्स बच तो जाते हैं, लेकिन बुरी तरह घायल होते हैं। एल्व्स फिनिशिंग ब्लो देने ही वाले थे कि अस्टा और जोरा समय पर पहुंचकर जाल बिछाकर उनका अटैक रिवर्स करके 4 गुना कर देते हैं। मेरियोलियोना को बचाया जाता है, लेकिन राया आता है और अस्टा को खींचकर लिच के कमरे में ले जाता है, जहां मिमोसा भी फंसी होती है। वहां दिखता है कि यूनो भी एल्फ बन चुका है। आस्ता यूनो, क्लाउस और हम्मोन एल्फ वर्जन से लड़ता है। बात करते करते क्लाउस के शरीर को याद आता है, लेकिन उसका एल्फ और गुस्से में हो जाता है। आस्टा के मैं विजर्ड किंग बनूंगा चिल्लाने पर यूनो का असली मन वापस आता है और वो एल्फ कंट्रोल तोड़ देता है। दोनों अपनी फुल पावर स्पिरिट डाइव और ब्लैक आस्टा में जाकर क्लाउस और हम्मोन को हरा देते हैं। लिच असली बॉस बनकर आता है और अस्टा यूनो को खतरनाक तरीके से पीटने लगता है। आस्ता दीवार में पटक दिया जाता है, पानी में गिरता है और उसका फॉर्म टूट जाता है। लेकिन फिर वो अपनी लिमिट तोड़कर वापस ब्लैक फॉर्म में आता है और यूनो के साथ मिलकर लिच को रोकता है। लिच बड़ा ब्लास्ट छोड़ता है, जिससे पूरा क्षेत्र उड़ जाता है और आस्टा, यूनो, मिमोसा नीचे गिर जाते हैं। हाइडआउट अब उड़ने वाला फोर्ट्रेस बनकर कैपिटल की तरफ जा रहा है। आस्ता, यूनो, नोएल और बाकी लोग साथ आते हैं। नोएल सभी को हील करती है। अचानक सूचना आती है, कैपिटल पर हमला हो रहा है। आदेश मिलता है कि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें अपने साथियों को भी मारना होगा। आस्टा कहता है कि उन्हें बचाया जा सकता है। फोर्ट्रेस हागे विलेज के ऊपर से गुजरता है। एक एल्फ नीचे गिरकर गांव वालों को जहरीली मैजिक से मारने लगता है। सिस्टर लिली उसे रोक नहीं पाती। आस्टा और यूनो गांव को पहचान कर उधर दौड़ते हैं। नैश सिस्टर लिली के सामने खड़ा हो जाता है। ठीक उसी समय अस्टा और यूनो पहुंचकर अटैक ब्लॉक कर देते हैं। जहरीला मैजिक फादर ऑर्सी को भी लग जाता है। अस्टा बचाने की कोशिश करता है, पर पॉइजन बहुत फैल चुका है। तभी उसके ग्रिमवार से एक नई तलवार पैदा होती है, डीमन डिस्ट्रॉयर सोर्ड। अस्टा तलवार उठाता है और जहर को पूरी तरह चूस कर गायब कर देता है। सब ठीक हो जाते हैं। एल्फ को यूनो और अस्टा मिलकर हराते हैं और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। आगे उन्हें 2 बड़े एनर्जी पॉइंट दिखते हैं, इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। रास्ते में लक का एल्फ लुफुलू किसी गांव पर हमला कर रहा होता है। मैग्ना और वनेसा पहुंचते हैं, पर लक उन्हें पहचानता भी नहीं। एल्फ लक बहुत तेज है। मैग्ना अपनी जान तक दांव पर लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और वनेसा का बिल्ली वाला स्पेल बार बार मैग्ना को मरने से बचाता है। उसकी चाल एक तरह का क्रूर खेल बन जाती है। वह लगातार मैग्ना पर हमला करता रहता है ताकि वनेसा अपनी मना पूरी तरह खर्च कर दे।
प्लान काम कर जाता है और थोड़ी देर बाद दोनों जमीन पर गिर पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही लुफालू मैग्ना को मारने वाला होता है, वह अचानक रोने लगता है। असल में ये लक था जो अंदर से लड़ रहा था। मैग्ना चिल्लाता है कि उसका दोस्त वापस आए। लुफू गुस्से में आखिरी वार करने की तैयारी करता है, लेकिन वनेसा अपनी बची खुची ताकत से एक कमाल का मूव करती है। वह आसमान में उड़ रहे आस्था को खींचकर नीचे ले आती है। आस्था स्पीड में आता है, अटैक रोकता है और अपना ब्लैक आस्था फॉर्म शुरू करता है। वह बताता है कि वो लुफालू को उसकी नफरत वाली की और अपनी तलवार के जरिए ट्रैक कर सकता है। टीम वर्क एकदम फिल्म जैसा चलता है और वे लुफालू को हिट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आस्था एल्फ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लुफालू फिर से उठ खड़ा होता है, आस्था को पकड़ लेता है और बिजली का बहुत बड़ा अटैक छोड़ता है। मैग्ना और वनेसा उसे पकड़कर खड़े रहते हैं क्योंकि वे अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहते। एल्फ धमकी देता है कि वह सबको उड़ाकर रख देगा और एक डरावने रूप में बदलने लगता है। इसी बीच लक की मन में वह अपनी माँ को देखता है। वह उसे बुलाती है, लेकिन तभी उसे ब्लैक बुल्स की आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक सेकंड में अपने दोस्तों को चुन लेता है। उसके सारे फ्लैशबैक दिखते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं। आखिरकार पुनर्जन्म वाला जादू टूट जाता है। लुफालू मुस्कुराता है और कहता है कि काश वो इंसानों का दोस्त बन पाता। थोड़ी देर बाद लक रोते हुए उठता है और पूछता है कि क्या वे अभी भी दोस्त हैं। मैग्ना तुरंत उसे गले लगाता है और कहता है, हाँ, हमेशा। अपने बेस पर लौटकर, जो पूरी तरह टूट चुका है, उन्हें गॉर्डन ग्रे और हेनरी मलबे के बीच बैठे मिलते हैं। जैसे ही वे सब बातें कर रहे होते हैं, चार्मी आती है, गुस्से से भरी हुई। लेकिन वह एल्फ के कब्जे में नहीं है। वह सिर्फ इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसके गार्डन को किसी ने बर्बाद कर दिया। सभी एल्फों को ब्लेम करते हैं और थोड़ी देर बाद चार्मी अपना शेफ शीप बुलाती है, जो खाना बनाती है, जिससे सबकी मना वापस आ जाती है। ब्लैक बुल का हेनरी अकेला बैठा रहता है ताकि वह किसी की मना न खींचे, लेकिन आस्था उसे बुलाता है और कहता है कि सब ज्यादा खाएंगे तो मना वापस हो जाएगी। सभी की एनर्जी लौटते ही हेनरी बेस को फिर से बनाता है, इस बार एक विशाल चार्जिंग बुल की तरह। ब्लैक बुल्स उसमें चढ़ते हैं और स्टाइल में किंगडम बचाने निकल पड़ते हैं। रॉयल कैपिटल की तरफ उनकी चलती हुई बेस पूरी स्पीड में भाग रही है। लक, जो अब पूरी तरह नॉर्मल है, 3 एल्फों की मौजूदगी महसूस करता है। वे एक छोटे शहर में तबाही मचा रहे हैं। लोकल मैजिक नाइट्स पहले से ही टूट चुके हैं। बेस उसे ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कागज की बनी हो। वह बैटल मोड में जाता है और एल्फों पर सीधा चढ़ाई कर देता है। एल्फ अटैक करते हैं, लेकिन वनेसा का कैट रूज हर जादू को मोड़ देता है। हेनरी बेस से कैनन निकालता है और लक, मैग्ना और गॉर्डन अपने अटैक उन कैननों से फायर करते हैं जो अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। एल्फ अपना आखिरी भारी जादू चलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी आस्था बेस से मिसाइल की तरह फेंका जाता है। वह उनका जादू काट देता है और सबको बेहोश कर देता है। फिर वह अपनी डेमन डिस्ट्रॉयर तलवार से पुनर्जन्म तोड़ देता है। इसी बीच एक फ्लैशबैक में विलियम की कहानी दिखाई जाती है। वह जानता है कि उसके शरीर में पोट्री, एक एल्फ की आत्मा, भी रहती है। जब पोट्री जूलियस को हरा देता है तो विलियम खुद को दोषी मानते हुए उसे अपना शरीर पूरी तरह दे देता है। अब वापस वर्तमान में रेड्स, जिसे कभी लिच ने हराया था, नई और ज्यादा पावरफुल मैजिक के साथ वापस आता है। वह सैली और वॉटोस को भी वापस खड़ा कर देता है। वे तीनों आस्था के सामने आते हैं। रेड्स कहता है कि वह बदला लेने में उसकी मदद करेगा, लेकिन आस्था साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उनका लक्ष्य किंगडम को बचाना है, बदला नहीं। सैली को मनाने के लिए वह खुद को एक्सपेरिमेंट के लिए देने की पेशकश करता है और सैली फौरन मान जाती है। रॉयल कैसल में गोल्डन डॉन के मेंबर्स, जो एल्फ के कब्जे में हैं, हमला कर रहे हैं, जिसमें लैंग्रेस भी शामिल है। हालात खराब हैं। यामी और फिनरल उनसे लड़ रहे हैं और तभी जैक द रिपर आता है, जिससे हालात थोड़े सुधरते हैं। नोजेल, नोएल और बाकी टीम एक जगह इकट्ठा होकर कैसल में दाखिल होते हैं। प्लान आसान है, सब अलग अलग जाकर जितने हो सकें लोगों को बचाना। कन्फ्लिक्ट सिल्वा फैमिली तक पहुंच जाता है। एक एल्फ कीवन उनके घर में घुसकर सॉलिड और नेबरा को मार रहा होता है। दोनों बुरी तरह हार रहे होते हैं। तभी नोएल और नोजेल पहुंचते हैं और लड़ाई शुरू होती है, लेकिन कीवन की कंपास मैजिक बहुत ओपी होती है और सबकी हालत खराब कर देती है। फिर नोएल का फ्लैशबैक आता है। उसकी माँ का फ्यूनरल, उसका बचपन, सॉलिड और नेबरा का उसे लगातार ताना मारना, उसका मजाक उड़ाना कि वो अपनी मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाती। नोजेल उसे सिल्वर ईगल्स में नहीं जाने देता और उसे ब्लैक पुल्स में भेज देता है ताकि लोग उसका मजाक बना सकें। अब वापस लड़ाई में नोएल एयर नोजेल कंपास मैजिक में फंसे होते हैं। नोएल के अटैक फेल होते हैं, लेकिन वह अपना ट्रेनिंग याद करती है, अपना इमोशन और ये कि उसे अपने परिवार को बचाना है, उनको भी जिन्होंने उसे दुख दिया। वह एक बड़ी चाल चलती है, पूरी जगह को पानी से भर देती है। कीवन डूबने से बचने के लिए स्पेल हटाने पर मजबूर हो जाती है। जैसे ही पानी हटता है, नोएल का एक नया जादू एक्टिवेट होता है, वाटर क्रिएशन मैजिक, वल्कीरी आर्मर। ये उसकी माँ जैसा ही लगता है। नोएल स्पीड से उड़ने लगती है जैसे वह पानी पर सर्फ कर रही हो।
वह कीवन की डिफेंस तोड़ देती है और उसे हरा देती है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, और भी एल्फ आए जाते हैं। उनमें से एक सॉलिड पर फायरबॉल फेंकता है, लेकिन वो एक ट्रैप से टकराकर वापस लौट जाती है। जोरा आ चुका होता है। नोजेल घायल होने के बावजूद अपनी मरकरी मैजिक से खुद को संभालता है और नोएल और जोरा के साथ मिलकर लड़ाई के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। वर्मिलियन एस्टेट में कीश, मिमोसा और एन एक रेस्क्यू मिशन पर होते हैं। वे अपनी मैजिक मिलाते हैं। कीश का चेरी ब्लॉसम मैजिक स्मोक जैसा माहौल बनाता है। एन की फंगस मैजिक दुश्मनों की सेंस बिगाड़ देती है और मिमोसा का प्लांट मैजिक सबको रास्ता दिखाता है। लेकिन तभी एक एल्फ, बेवल, जो डेविड के शरीर में है, उन्हें पकड़ लेता है और बताता है कि एल्फ अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। वह यह भी बताता है कि एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस कैपिटल की तरफ बढ़ रहा है और एक एल्फ राजा को खत्म करने पहुंच चुका है। सीन कट होता है किंग के रूम में, जहां लैंग्रेस के शरीर में बैठा एल्फ सारे गार्ड्स को मार रहा है। किंग ऑगस्टस गुस्से में अपने लाइट मैजिक से अपना एक विशाल लाइट स्टैच्यू बना लेता है। लॉन्ग्रेस बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। वह अपनी स्पेशल मैजिक से किंग के जादू को ऐसे गायब कर देता है जैसे वो थे ही नहीं। जैसे ही वह किंग पर हमला करने वाला होता है, उसकी मंगेतर फिनेस उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी फिनरल एक पोर्टल से निकलकर फिनेस को बचा लेता है। उसी वक्त यामी और जैक द रिपर भी पहुंच जाते हैं। तीनों कैप्टन मिलकर लॉन्ग्रेस पर टूट पड़ते हैं। यामी उसकी स्पेशल स्फेयर्स को ब्लैक होल में खींच लेता है, जैक उन्हें चीर देता है और फिनरल उन्हें दूसरी दिशा में भेज देता है। यामी और जैक की कॉम्बो अटैक लॉन्ग्रेस की ऑटो डिफेंस बैरियर को तोड़ देती है। यामी के एक जोरदार वार से गिरा हुआ लॉन्ग्रेस एक बहुत बड़ा जानलेवा हमला छोड़ देता है। फिनरल नई स्पेल फॉलन एंजल्स विंग बीट का इस्तेमाल करके यामी और जैक को सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। अब वह अपने भाई के साथ अकेला रह जाता है। वह लॉन्ग्रेस के दिमाग में पहुंचकर उसे वापस सही हालत में ले आता है और दोनों जमीन पर हाथ पकड़कर गिर पड़ते हैं। फ्लोटिंग फोर्ट्रेस में पोट्री, राया और बाकी एल्फ बताते हैं कि उन्हें आखिरी मैजिक स्टोन मिल गया है। अब उसे कैसल के पेडेस्टल पर लगाना है ताकि वो जादू शुरू हो सके जो पूरे क्लोवर किंगडम को खत्म कर देगा। राया दो और रिवाइव हुए मेंबर वेट्टो और फोना का स्वागत करता है। वह बताता है कि उसने सैली की रिसर्च का इस्तेमाल करके उनके लिए नए शरीर बनाए हैं। फोना नोटिस करती है कि उसका दिमाग इस बार साफ है और राया बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार उन्होंने ईविल आई का इस्तेमाल नहीं किया, जो पहले उनके गुस्से और नफरत को बढ़ा देती थी। लेकिन जब फोना सलामेंडर को बुलाने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि फायर स्पिरिट अब किसी और के पास चला गया है। क्लोवर किंगडम के ऊपर अचानक शैडो पैलेस दिखाई देता है। 10 एल्फ, जो अब खुद को अपोस्टल्स ऑन ऑफ सेफिरो कहते हैं, एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं। एक बुराई से भरा डेविड प्लान बताता है, आखिरी स्टोन लगाकर एल्फ्स की रीइंकार्नेशन पूरी करना और बोनस में सभी इंसानों की आत्माओं को अंडरवर्ल्ड भेज देना। क्रिश वर्मिलियन उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्लैक बुल्स का एक विशाल गोलेम बेस सीधा प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए घुस आता है। पूरा स्क्वाड, साथ ही सैली, रेड्स और वोल्टोस लड़ने के लिए तैयार बाहर आते हैं। गोलेम बेस कुछ हमले झेल भी लेता है। फिर एक एल्फ, डोरोथी, अपनी ड्रीम मैजिक से वनेसा, मैग्ना, लक, चार्मी और सैली को एक दूसरी दुनिया, ग्लैमर वर्ल्ड में खींच लेती है, जहां से कोई वापस नहीं आता। दो और एल्फ ड्रॉ, एनेक्लॉ, मिरर और आई मैजिक को मिलाकर बाकी हीरोज को पैरालाइज कर देते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आस्था इस नियम का अपवाद है। उसकी एंटी मैजिक उसे आजाद कर देती है। ड्रॉ उसकी डेमन डिस्ट्रॉयर तलवार मांगता है, लेकिन आस्था बिना सोचे लड़ाई में कूद पड़ता है। ग्लैमर वर्ल्ड में ब्लैक बुल्स जागते हैं। यह एक पूरी फैंटेसी दुनिया है। एल्फ, जो खुद को रीव कहती है, बताती है कि यह दुनिया उसकी है और वह जो सोचती है वो हकीकत बन जाता है। वह एक अजीब सा दैत्य बुलाती है जिसे मैग्ना फायर मैजिक से उड़ा देता है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वन्नेसा की कैट रूज ने रियलिटी को मोड़ दिया। सैली समझ जाती है कि इस दुनिया के नियम भी असली दुनिया जैसे काम करते हैं। रीव भले चीजें बना सकती है, लेकिन वह सबकी मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती। रीव बताती है कि जो भी यहाँ आता है धीरे धीरे नींद में चला जाता है और फिर कभी नहीं जागता। जैसे जैसे सब सुस्त होने लगते हैं, सैली एक और आइडिया देती है। अगर रीव सोच से चीजें बना सकती हैं, तो सब लोग एक एग्जिट सोचेंगे ताकि वह मजबूरी में एक दरवाजा बना दे। और सच में कई दरवाजे बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे भागने लगते हैं, रीव सारे दरवाजे चेन से सील कर देती है। लक अपना 200 IQ प्लान बताता है। चार्मी की कॉटन और वन्नेसा की थ्रेड से असली डोरोथी की एक कॉपी बना दो। ये ट्रिक काम करती है और रीव की सोच उसके असली होस्ट को पहचान लेती है। गुलाबी कपड़ों वाली असली डोरोथी अचानक दिखाई देती है। अब दोनों डोरोथी एक दूसरे पर ड्रीम मैजिक फेंकती हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसमें बस ये देखा जा रहा है कि कौन ज्यादा जोर से सपना देख सकता है, और पूरी डायमेंशन हिल जाती है। दूसरी तरफ आस्था, गॉर्डन और ग्रे कब्जे में आए गोश और मैरी के साथ लड़ रहे होते हैं।
ड्रॉ, जो घोष के शरीर में है, मिरर अटैक की बारिश कर देता है। हेनरी की ताकत खत्म होने लगती है और आस्था हारने वाला होता है। तभी गॉर्डन और ग्रे अपनी मैजिक मिलाकर जहर को कॉटन में बदल देते हैं और सबको बचा लेते हैं। हेनरी का फ्लैशबैक दिखता है। वह कमजोर शरीर और मना ड्रेन करने वाले कर्स के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए उसका परिवार उसे छोड़ गया। उसकी पुरानी हवेली को यामी ने ढूंढा और वही ब्लैक बुल्स का बेस बन गया। बुल्स उसका परिवार बन गए। अब हेनरी पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। ग्लैमर वर्ल्ड में एग्जिट प्लान फेल हो जाता है जब रीव सभी रास्ते बंद कर देती है। इसी बीच हेनरी बाहर अपने कर्स को पूरी हद तक खोल देता है। वह घोष की मना भी खींच लेता है और अपनी भी, एकदम बलिदान वाली चाल। गिरते वक्त आस्था की दोस्ती याद आने पर उसकी जान बचती है। गॉर्डन और ग्रे मिलकर उसे बचा लेते हैं। घोष और मैरी कमजोर हो जाते हैं और तब एक फ्लैशबैक सच दिखाता है। एल्फ मासेकर इंसानों के नोबल्स ने किया था, न कि पहले विजार्ड किंग ने। वे एल्फ्स की ताकत चुराना चाहते थे। यह जानकर घोष के शरीर वाला एल्फ समझ जाता है कि आस्था और टीम अलग हैं और हार मान लेता है। आस्था अपनी डेमन ड्वेलर तलवार से दोनों भाई बहनों को आजाद कर देता है। उसी वक्त ग्लैमर वर्ल्ड टूट जाता है और मैग्ना, लक, वनेसा, चार्मी, सैली और बेहोश डोरोथी आसमान से नीचे गिरते हैं। लगभग पूरी टीम एक साथ होती है और सब तय करते हैं कि एनर्जी रिचार्ज करने के बाद यामी की मदद को शैडो पैलेस जाएंगे। चार्मी सबके लिए जोरदार खाना बनाती है जिससे उनकी मना वापस आ जाती है। नोएल आस्था के आसपास फिर से शर्मा जाती है और इस पर सैली बोल देती है कि आस्था ने उसे अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दी है। नोएल और मिमोसा के चेहरे देखने लायक होते हैं। अचानक दो एल्फ अटैक करने आते हैं, लेकिन तभी फुएगोलियन और मेरियोलेओना धांसू एंट्री लेते हैं और उन्हें रोक देते हैं। थोड़ी देर में नोएल और उसके सिल्वा भाई बहन भी पहुंच जाते हैं। रास्ता गोल्डन डॉन के कब्जे में आए मेंबर्स ने रोक रखा है, जिनका लीडर अब अलेक्डोरा है। मेरियोलेओना फैसला करती है कि वह और फुएगोलियन पैलेस में घुसेंगे और बाहर वाले दुश्मनों को ब्लैक बुल्स संभालेंगे। मैग्ना आस्था को कैप्टन के साथ जाने को कहता है और नोएल और मिमोसा भी उसके साथ जाने का फैसला करती हैं। अपने परिवार की हिम्मत बढ़ाने पर ये तीनों वर्मिलियंस को फॉलो करते हुए शैडो पैलेस में घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही एक अजीब मना सबको अलग अलग कर देता है। आस्था और मिमोसा साथ में गिरते हैं। मिमोसा अपनी मैजिक से पूरी जगह का नक्शा बनाती है। हर कमरे में एक एल्फ है। वे एक कमरे में जाते हैं जहां रियल कब्जे में मिला है। दूसरी तरफ नोएल की लड़ाई अन्ना नाम की एल्फ से होती है। मेरियोलेओना वेट्टो से भिड़ती है और फुएगोलियन काइजर के कब्जे वाले शरीर से। फुएगोलियन के अटैक काइजर के वॉर्टेक्स मैजिक के आगे बेकार होते हैं। अपनी बहन की ताकत याद करके वह भी अपना सबसे पावरफुल जादू छोड़ता है, जैसे मेरियोलेओना भी अपने दुश्मन पर तबाही लाती है। नोएल अपनी वल्कीरी आर्मर में जोरदार लड़ रही होती है और सी ड्रैगन रोअर भी छोड़ देती है। फोना बच जाती है और एक फॉरबिडन मैजिक फीनिक्स रोब से खुद को रिजेनरेट करती है, जिससे उसके कपड़े भी जल जाते हैं। वह बताती है कि ये मैजिक दूसरी दुनिया की पावर से चलता है। इसी बीच आस्था और मिमोसा रियल की पेंटिंग मैजिक से बने मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। आस्था मिमोसा को बचाते हुए घायल हो जाता है। वह कहता है कि मिमोसा उसकी पीठ पर चढ़ जाए और खुद को बेलों से बांध ले। वह लड़ाई करता रहता है और मिमोसा पीछे से उसे लगातार हील करती रहती है। दोनों मिलकर एक चलते फिरते अटैक प्लस हील यूनिट बन जाते हैं। बाहर यूनो शैडो पैलेस पहुंचता है और चार्मी उसे अचानक खाना पकड़ा देती है, जो उसकी सारी मैजिक वापस कर देता है। पैलेस सील हो चुका है और आस्था अंदर है। यह जानकर यूनो अपनी लाइट मैजिक से एक रास्ता तैयार करता है और अंदर उड़ जाता है। चामी पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन सीधे अस्टा की लड़ाई के बीच में गिर जाती है। जब रियूडली उसका खाना लेने से मना कर देता है और उसे नष्ट भी कर देता है, चामी अपनी असली फॉर्म में बदल जाती है। वो बताती है कि वो एक ह्यूमन ड्वार्फ हाइब्रिड है और उसकी मैजिक कॉटन से बदलकर फूड मैजिक बन जाती है। वो एक जायंट वुल्फ समन करती है और ग्लटन्स बैंकेट चलाती है, जो रियल के मैजिक मॉन्स्टर्स को सीधा खा जाता है। आस्टा और मिमोसा उसे लड़ाई संभालने देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उधर फौना नोएल को हराने ही वाली होती है कि तभी जैक द रिपर आकर उसे बचाता है। पैलेस के सबसे ऊपर यूनो, पोट्री, राया और एक और एल्फ रॉन का सामना करता है। यूनो अपनी माना जोन से उनके अटैक्स डॉज करता है। रॉन एक मैजिक से यूनो का मैजिक स्टोन चुरा लेता है। राया को पता चलता है कि रॉन की मैजिक कुछ और है। वो ये पता लगा सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तभी रॉन के झूठ से राया को शक होता है और अचानक रॉन अपना असली रूप दिखाकर उसे चेस्ट में भेद देता है। रॉन दरअसल एक डेविल जागरीड का रूप बदला हुआ वर्जन रोना था। फ्लैशबैक में राया बताता है कि उसे पता था कि फर्स्ट विजिट किंग ने कभी एल्व्स को धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने झूठ इसलिए बोला ताकि एल्व्स की ह्यूमंस के लिए नफरत और बढ़े। डेविल बताता है कि उसने ही 500 साल पहले ह्यूमंस को ट्रिक करके एल्फ मैसेकर करवाया था, सब कुछ एक 5 लीफ ग्रिमोर बनाने के लिए।
पोट्री गुस्से में डेविल पर अटैक करता है, लेकिन डेविल अपनी वर्ड सोल मैजिक से उसे मिनटों में हरा देता है। वो बस बोलकर चीजों को रियलिटी बना देता है। आस्टा और मिमोसा सीलिंग तोड़कर वहीं आ गिरते हैं और डेविल उन पर ब्लेड्स बरसा देता है। आस्टा अपनी एंटी मैजिक से मैजिकल ब्लेड्स काट देता है और यूनो विंड से बाकी फिजिकल ब्लेड्स मोड़ देता है। डेविल बताता है कि 5 पत्तों वाला ग्रिमवार हमेशा 4 पत्तों वाले यूजर के डिस्पेयर से बनता है। वो अपनी पावर से पोट्री को करप्ट करके डार्क एल्फ बना देता है। पोट्री एक भयानक मैजिक अटैक चलाता है, लेकिन अस्टा और यूनो मिलकर उसे किसी तरह झेल जाते हैं। तभी नोजल सिल्वा आता है, अपनी मर्करी मैजिक से पोट्राय को सिल्वर स्टार ऑफ एग्जीक्यूशन में ट्रैप करता है और उस पर नॉन स्टॉप हमला करता है। पर जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने वाला होता है, यूनो रोक देता है, क्योंकि पोट्री विलियम के शरीर में है। आस्टा अपनी डीमन ड्वेलर सोर्ड से विलियम और पोट्री की कॉन्शियसनेस अलग कर देता है। आस्टा पोट्री की सोल में जाकर उसे डांटता है कि वो अपनी गलती सुधार सकता है और ये कि माफी मिले या न मिले उसे उठकर लड़ना ही होगा। पोट्री की सोल आजाद हो जाती है। तभी डेविल ग्रिमवार से बाहर निकल आता है, लेकिन असली लिच अब जाग चुका होता है। यामी और एल्फ चार्ला भी पहुंच जाते हैं। नीरो असल में एक लड़की सीक्रे निकलती है, जो फिनराल को डीमन स्कल तक ले जाने को कहती है। नीचे यामी और चार्ला डेविल से बुरी तरह जूझते हैं, क्योंकि डेविल की वर्ड मैजिक पागलपन की हद तक स्ट्रांग है। यामी को पता चलता है कि उसकी डार्क मैजिक डेविल नलिफाई नहीं कर सकता। डेविल एक जायंट ब्लॉब बनाता है जो मैजिक और लाइफ फोर्स खा जाता है। अस्टा अपना एंटी मैजिक इस्तेमाल करके उसे रोकता है और बाकी सबको बचा लेता है। इस बीच फिनरल मैजिक स्टोन्स लगाकर उस स्टैच्यू की सील तोड़ता है। स्टैच्यू असल में फर्स्ट विजर्ड किंग लुमियर होता है और नीरो सीक्रे में बदल जाती है। दोनों मिलकर वापस लड़ाई में शामिल होते हैं। 500 साल पुरानी कहानी बताती है कि कैसे डेविल ने ह्यूमंस को मैनिपुलेट किया और लिच को डीमन बनाया। लुमियर ने अपने दोस्त लिच को रोकने के लिए उसे स्टोन में बदल दिया। सीक्रे ने अपनी फॉरबिडन मैजिक से लुमियर को स्टैच्यू में सील किया और खुद एंटी बर्ड बन गई। वर्तमान में लुमियर, सीक्रे और लिच मिलकर डेविल से लड़ते हैं, पर जैग्रिड बार बार रीजेनरेट हो जाता है। आस्टा फाइनली अपनी ब्लैक डिवाइडर फॉर्म में मास्टरी पा लेता है और यूनो के साथ मिलकर डेविल पे ह्यूज हमला करता है, लेकिन डेविल हार्ट को दूसरे जगह शिफ्ट कर देता है। डेविल पूरे पैलेस को खाने वाला अटैक चलाता है। लुमियर और लिच उसे रोकते हैं। नीचे यामी इस मौके पर अपनी अल्टीमेट डार्क क्लोक्ड डायमेंशन स्लैश इक्विनॉक्स चलाता है और डेविल को बीच से काट देता है। फिर सीक्रे आस्टा को हील करती है ताकि वो फाइनल ब्लो दे सके। यूनो डिस्ट्रैक्शन बनाता है और आस्टा डीमन स्लेयर सोर्ड से डेविल का हार्ट काटकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। शैडो पैलेस गिरने लगता है। आस्टा ब्लैक डिवाइडर से सबको बचा लेता है। एल्व्स की सोल्स अब पीसफुली जाने लगती हैं। लिच और लुमियर भी अलविदा कहकर गायब हो जाते हैं। राज्य में बाकी नाइट्स अभी भी एल्व्स के कंट्रोल में थे, तो विलियम अपनी वर्ल्ड ट्री मैजिक से सबको जोड़ देता है। आस्टा डीमन डिस्ट्रॉयर सोर्ड से पूरे किंगडम का रीइंकार्नेशन स्पेल खत्म कर देता है। बाद में यामी और विलियम जूलियस की अप्रत्यक्ष मौत वाली जगह जाते हैं, लेकिन बॉडी गायब होती है। अचानक जूलियस एक 13 साल के बच्चे की बॉडी में वापस आता है। उसने एक मैजिक आइटम में अपनी लाइफ टाइम स्टोर कर रखी थी। अब जूलियस बताता है कि किंगडम 3 बड़ी प्रॉब्लम्स में है। 1, वो बच्चा बन गया है, अथॉरिटी नहीं है। 2, दूसरी किंगडम्स अब क्लोवर पर हमला करना चाहती हैं। 3, सबसे बड़ा खतरा आस्टा को उसके डेविल पावर्स की वजह से फांसी तक दी जा सकती है। किंगडम के फिर से रीबिल्ड होने के दौरान आस्टा और सीक्रे को अरेस्ट करके मैजिक पार्लियामेंट ले जाया जाता है। चातातार्य वहां एक आदमी डैमनेसियो कीरा पहले से ही फिक्स्ड फैसले वाली ट्रायल चलाता है। वो गौश की सिस्टर मरी को बेट की तरह इस्तेमाल करके अस्टा को दबाव में डालता है, उसे डीमन फॉर्म दिखाने पर मजबूर करता है और तुरंत उसे गिल्टी घोषित कर देता है। एकदम फेक रिग्ड कोर्ट। कैपिटल में आस्टा के खिलाफ न्यूज फैल जाती है कि उसका डेविल के साथ पैक्ट है। हगे विलेज में फादर ऑर्सी और सिस्टर लिली गुस्से में हैं, जबकि आई ऑफ द मिडनाइट सन के विलेंस मजाक उड़ा रहे हैं। डैमनासियो आस्टा को डराने के लिए हगे विलेज और मरी दोनों को खतरे में डाल देता है। लेकिन तभी ब्लैक बुल्स यामी के लीड में कोर्टरूम की दीवार तोड़कर अंदर घुसते हैं और बताते हैं कि वो अस्टा का साथ नहीं छोड़ेंगे। केओस में सीक्रे खुद को रिवील कर देती है, अपनी चेन्स तोड़ती है और वहीं उसे स्क्वाड का रोबे भी मिल जाता है। डैमनेशियो अपनी स्केल मैजिक से सबको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अस्टा डीमन डिस्ट्रॉयर सोर्ड से उसकी मैजिक नलिफाई कर देता है। ऑल आउट लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि नोजिल और फुएगोलियन विजर्ड किंग के ऑर्डर के साथ पहुंचते हैं। ब्लैक बुल्स को एग्जाइल किया जाता है और उन्हें डेविल्स की इन्वेस्टिगेशन का ऑफिशियल मिशन मिलता है। असल में ये जूलियस, अब बच्चा,
का स्मार्ट मूव था ताकि संसद से सभी की जान बच सके। अस्टा बेस रिनोवेट कर रहा होता है जब यामी उसे नई मिशन की इन्फो देता है, डेविल्स की जांच। अब सीकर ऑफिशियली ब्लैक बुल्स की मेंबर होती है। कैपिटल में शार्लेट साइल को अपने पोजेस होने के लिए माफी मांगती है और जैसे ही उसे याद आता है कि एल्फ शार्लेट ने यामी की इतनी तारीफ की थी, वो पैनिक में यामी को देखकर भाग जाती है। उसे लगता है कि यामी को उसके फीलिंग्स का पता चल गया। फ्लैशबैक्स में वो अपनी कर्स, यामी से पहली मुलाकात और अपने प्यार को याद करती है। ब्लू रोज स्क्वाड उसकी फीलिंग्स सेलिब्रेट करती है और उसे कन्फेस करने पुश करती है, पर शार्लेट घबरा जाती है और गलत बोल देती है। यामी समझता है कि वो उससे नफरत करती है। आस्ता बीच में उठा पटक करता है पर सब और खराब कर देता है। डिनर पर शार्लेट बताती है कि उसकी कर्स किसी बेहद पावरफुल मेज ने दी थी, शायद किसी दूसरी डायमेंशन से। वो ये भी कहती है कि ब्लैक बुल्स में किसी और पर इससे भी खतरनाक कर्स है। कट होता है गॉर्डन पर। वह अपनी क्रीपी डॉल फिल्ड रूम में बैठा है। यामी उसे अपने फैमिली से मिलने भेजता है ताकि कर्सेस के बारे में पता चल सके और अस्टा का नाम साफ हो। आस्टा, ग्रे और गोश उसके साथ जाते हैं। गॉर्डन के गॉथिक मैंशन में उसकी दादी मैजिक्यूला का नाम लेती है और उसके पिता नेथन बताते हैं कि वो फैमिली की डार्क नॉलेज से मेडिसिन बनाते हैं। वो एक मैजिक मैप दिखाते हैं जिसमें एक्टिव कर्सेस दिखते हैं, हेनरी का कर्स और एक बहुत बड़ा कर्स हार्ट किंगडम की तरफ। दूसरी तरफ नोएल डॉरथी के पास अपनी माँ की मौत का सच जानने जाती है। डॉरथी अपनी ग्लैमर वर्ल्ड में उसे बताती है कि उसकी माँ एसियर को एक डेविल मैजिकुला ने कर्स किया था। असली दुनिया में इसका नाम लेना ही कर्स ट्रांसफर कर देता है, इसलिए नोएल ने इसे अब तक छुपाया था। आस्टा बेस पर कर्स के बारे में नई इन्फो लेकर लौटता है। यामी बताता है कि हार्ट किंगडम जाना मुश्किल है, लेकिन नोएल बताती है कि वो पहले जा चुकी है। अस्टा, नोएल और फिनराल गोल्डन डॉन जाते हैं, जहां फिनराल अपने भाई लैंग्रिस को चैलेंज करता है, पर उसे ठंडा सा जवाब मिलता है। ग्रुप शिप लेकर हार्ट किंगडम की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही स्पिरिट गार्डियन गाजा उनका स्वागत करता है, पानी की सीढ़ियां बनाता है और अचानक अटैक कर देता है। वो आसानी से आस्टा को वाटर बबल में फेंक देता है और नोएल, मिमोसा और फिनरल को भी हरा देता है। अस्टा एक केव में गिरता है और वहां उसे अंडीन वाटर स्पिरिट मिलती है। वो हार्ट किंगडम की पावर सिस्टम समझाती है और कहती है कि वो अस्टा की डेविल पावर ले लेगी। अस्टा और सीक्र हार्ट किंगडम की क्वीन लोलोपेचका के सामने लाए जाते हैं। वो थोड़ी क्लमजी लेकिन बहुत दयालु है। गाजा फाइट की रिपोर्ट देती है और क्वीन मैजिक स्टेज सिस्टम समझाकर सीधे मुद्दे पर आती है। डेविल से लड़ने के लिए कम से कम स्टेज एक होना जरूरी है। फिर शॉक, क्वीन खुद मैजिक्यूला के कर्स से 1 साल में मरने वाली है। वो किंगडम का पूरा पानी कंट्रोल करके अपनी पावर दिखाती है और क्लोवर की मदद मांगती है। बॉर्डर पर लक, मैग्ना और वनेसा देखते हैं कि स्पेड किंगडम का एक ही मेज पूरी डायमंड किंगडम आर्मी को खत्म कर देता है, जिससे खतरे की असली ताकत पता चलती है। जूलियस तुरंत हार्ट किंगडम से अलायंस मान लेता है। 6 महीने का ट्रेनिंग और फिर स्पेड पर हमला। डेविल्स को सिर्फ आर्केन स्टेज वाले ही हरा सकते हैं, जैसे अस्टा और यामी। कैप्टन्स पब्लिक में आकर लोगों को काम करते हैं। ऑगस्टस हमेशा की तरह अटेंशन खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यामी जैक की लड़ाई सब बिगाड़ देती है। पब्लिक ब्लैक बुल्स की रैंकिंग और अस्टा के डीमन पर गॉसिप करती है। कैप्टन्स की मीटिंग में जूलियस बताता है कि 6 महीने में स्पेड को अटैक करना है। एवरीवन को जल्दी से स्टेज 1 पहुंचना होगा। विलियम और शार्लेट की रेजिग्नेशंस रिजेक्ट होती हैं। जूलियस रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रिजनर्स को माफी देता है और सभी कैप्टन्स की सैलरी आधी कर देता है। यामी और जैक टूट जाते हैं और बाद में बार में विलियम से भी हार जाते हैं। अचानक मेरियोलियोना ब्लैक बुल स्पेस में घुसकर पूरे स्क्वाड को उठा ले जाती है ट्रेनिंग के लिए अल्टीमेट वॉल्केनो। वहां एक्सट्रीम हीट होती है और सभी को माना स्किन सीखना पड़ता है। अस्टा एंटी मैजिक से खुद को बचाता है। वॉल्केनो की इनर केव्स में कंपटीशन चलता है। चार्मी और गॉर्डन लगभग हार मान लेते हैं। आस्टा और लियोपोल्ड रेस में भिड़ जाते हैं। नोएल हेलुसिनेट करके आस्टा पर हमला कर देती है। लक लापरवाही में मॉन्स्टर अवेकन कर देता है। जायंट स्पाइडर, मेरियोलियोना और फेगोलियन बताते हैं कि वो नाइट्स को बेट के तौर पर ला रहे थे ताकि डंजन का रास्ता मिल सके। आस्टा, नोएल, लक, मैग्ना, लियोपोल्ड और रैंडल 3 रास्तों में बंटते हैं। आस्टा नोएल लावा वेव से बचते हैं। लक ट्रैप्स एक्टिवेट कर देता है। गोलम्स और स्पाइडर ट्रेजर रूम में हमला करते हैं। ब्लैक बुल्स टाइमली पहुंचकर सबको बचाते हैं। लियोपोल्ड अपने साथियों की याद में पावर अवेकन करता है और एक मैसिव फ्लेम बीम से दुश्मनों को खत्म कर देता है। सीकर यह पता लगाती है कि मैजिक टूल जिससे स्पाइडर म्यूटेटेड था, फाइट में ही नष्ट हो गया। मेरियोलियोना सजा में अस्टा और लियोपोल्ड को पूरी रात एरिया सर्च करवाती है। बेस लौटते ही दरवाजा ब्लास्ट होता है। मेरियोलियोना पहले से अंदर इंतजार कर रही होती है। सीबेड टेम्पल में भी हालत खराब है। जायंट सी गार्डियन बजर्क हो चुका है।
काइटो और कहोनो ब्लैक बुल्स से हेल्प मांगते हैं। नोएल अपने कॉम्पैक्ट सी ड्रैगन्स नेस्ट से सबको टेम्पल तक ले जाती है। रास्ते में जायंट क्रैकन मिलता है, लेकिन नोएल नेचुरल माना की टेक्निक से उसे हरा देती है। रुइंस में गार्डियन असल में अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। रिचुअल से वो शांत हो जाता है। थैंक यू में वो नोएल के माथे को छूता है और उसे उसकी माँ की झलक दिखाता है। चार्मी फैसला करती है कि उसे अपने खाना बनाने की स्किल और सुधारनी होगी ताकि सबकी माना बढ़े, और उसकी पहली कोशिश बुरी तरह फेल होती है। मैग्ना और लक ट्रेनिंग के दौरान सुपर पावर्ड हो जाते हैं, लेकिन कंट्रोल खो बैठते हैं। कैपिटल में चार्मी को शेफ किचन में बहुत इंटेंस ट्रेनिंग कराती है और रेयर इंग्रेडिएंट्स लाने भेजती है। वापस आकर चार्मी ऐसा डिश बनाती है जिसकी शक्ल देखकर कोई उसे खाने की हिम्मत नहीं करता। दिक्कत ये होती है कि सारे डिशेस आपस में मर्ज होकर एक मॉन्स्टर बन जाते हैं जो सबका माना चूसने लगता है। यमी अस्टा को भेजता है क्योंकि उसके पास वैसे भी माना नहीं है। अस्टा सचमुच उस मॉन्स्टर को खा जाता है और अंदर जमा सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। सब थक्कर चूर हो जाते हैं। यामी इसे वेस्ट होने देने वाला नहीं था और बोलता है कि इसका असर अस्टा पर दोनों तरफ से पड़ेगा। आखिर में अस्टा चार्मी को समझाता है कि खाना बनाना मतलब दूसरों को खुश करना है। चार्मी को असली बात समझ में आती है। दूसरी तरफ गॉर्डन खुद को मेरियोलियोना स्टाइल ट्रेन करने निकलता है और 3 दिन जंगल में भटक जाता है। वो पॉइजन इम्यून भेड़ियों से लड़ता है और महसूस करता है कि उसकी असली ताकत उसके दोस्तों से आती है। भेड़िए उसे वापस रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन बेस पर पहुंचकर पता चलता है कि उसे कोई मिस भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सब एक स्पेशल डिस्काउंट मिलने पर रेस्टोरेंट चले गए थे। जोरा अपने पिता जारा की कब्र पर जाता है और वहां ताजा फूल देखता है। पास में ही एक कॉमनर लड़का एना कुछ नोबल्स से अपमान झेल रहा होता है, जो साथ में जारा का भी मजाक उड़ाते हैं। एना को पीटा जाता है तो जोरा अपनी ट्रैप मैजिक से बीच में कूद पड़ता है। एना का पिता, जो जारा का फैन था, बदहवास हालत में पहुंचता है। रात होते होते नोबल कायदो एक मैजिक आइटम लेकर वापस आता है और एक भारी तबाही मचाने वाला था, लेकिन जोरा अपने ट्रैप्स से हमला पलट देता है। बाद में काइडो का पिता एना के घर घुसकर चोरी का आरोप लगा देता है। तभी जोरा अपनी ब्लैक बुल्स वाली रोप दिखाता है, पूरा सच खोल देता है और दोनों नोबल्स को बाहर फेंक देता है। जाते जाते एना समझ जाता है कि जारा में क्या खास बात थी। जोरा जाते हुए उसकी जेब में एक बदबूदार कीड़ा डाल देता है। उसकी स्टाइल में स्पेड के खिलाफ आने वाली लड़ाई से डरकर वनेसा 2 विचेस समांथा और एल्विवारा के साथ वापस विच फॉरेस्ट जाती है और क्वीन से एंशिएंट मैजिक सीखने की रिक्वेस्ट करती है। क्वीन एक कंडीशन रखती है, वो जंगल की सिक्योरिटी गोलम्स को परेशान कर रहे बीस्ट्स का मसला हल करे। तीनों लगभग हार जाते हैं, लेकिन डोमिनेंटे की एक लाइन, हर चीज की कोई ना कोई यूज होता है, वनेसा को आइडिया दे देती है। वो पपेट्स, इल्यूजन्स और आवाजों से एक मॉन्स्टर तैयार करती हैं, जिससे असली प्रेडेटर्स डरकर भाग जाते हैं। क्वीन इम्प्रेस्ड होती है। वनेसा समझती है कि उसकी असली ताकत क्रिएटिविटी और लोगों को जोड़ने में है। वो वापस बेस पर आकर यामी का ऑफर किया हुआ ड्रिंक भी मना कर देती है ताकि फोकस बना रहे। जूलियस, जो अभी भी बच्चे के भेष में घूम रहा है, कुछ फाइनल काम खत्म करके मार्क्स से फेवर्स मांगता है। मार्क्स सैली को लेकर ब्लैक बुल्स के बेस आता है। उसे जेल से इसलिए छोड़ा गया है ताकि वो मैजिक बूस्टिंग आइटम बना सके। आस्टा टेस्ट सब्जेक्ट बनने को तैयार है, लेकिन उसके पास माना ही नहीं, इसलिए उसे सबसे आखिर में रखा जाता है। बाकी बुल्स सैली को देखते ही भाग जाते हैं और वो सबको एक एक करके पकड़ लेती है। वनेसा को वाइन से, चार्मी को स्नैक्स से, गोश को मरी की फेक क्लोन से। वो सबके सैंपल्स ले लेती है और आस्टा से बस एक बाल का टुकड़ा हासिल करती है। इस बीच मार्क्स, फुएगो लियोन और नोजेल एक गांव में बैंडिट्स की जांच करते हैं। विलेजर्स सीक्रेट पासवर्ड क्रोनोवाला कहते ही रिवील करते हैं कि जूलियस पहले यहाँ बूढ़ी औरत बनकर डिस्गाइज में आया करता था। रात को पता चलता है कि असल बैंडिट्स वही विलेजर्स थे। गरीबी की वजह से उन्होंने हमला किया। कैप्टन्स उन्हें माफ कर देते हैं और गांव को फिर से बनाने का वादा करते हैं। एक छोटा फ्लैशबैक दिखाता है कि छोटे आस्टा और यूनो ने अपने फ्यूचर फैमिलीज बनाने का वादा किया था। आज गोल्डन डॉन में एलेक्डोरा अभी भी यूनो से जलता है और सॉसी में एक मिशन खुद लीड करता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो बेहतर है। हल्क लेवल गुस्सेल बोर्ड्स का मामला निकला, लेकिन यूनो असली कारण ढूंढ लेता है, पर्पल बेरीज। लौटते ही एक डंजन का केस आता है जहां आर्मी होने की अफवाह थी, लेकिन मिलता है एक थीफ गैंग जिसे एक रोग एक्स मैजिक नाइट लीड करता है। उसके पास सैंड मैजिक डिसरप्ट करने वाला आइटम और एक यर्न है जो मैजिक को खींच लेता है। गोल्डन डॉन टीम वर्क से ट्रैप तोड़ते हैं, सिल अर्न ले आती है और यूनो अपना हिडन टोर्नेडो ट्रिक इस्तेमाल करके विलन को हरा देता है।
एलेक्डोरा अपनी गलती मानता है और यूनो को डिनर पर इनवाइट कर लेता है। यूनो को एहसास होता है कि वो धीरे धीरे वो फैमिली बना रहा है जिसका वादा उसने बचपन में किया था। ग्रे अपने आप को बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा फील कर रही होती है और मेन कैरेक्टर बनने के लिए नोएल से पोस्चर लेसन्स लेती है, लेकिन फायदा नहीं। गॉर्डन डॉल्स ऑडियंस देता है, लेकिन ग्रे और भी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। गोश उसे मिरर्स, हिप्नोसिस और मरी रोल प्ले के साथ अजीब थेरेपी देता है। आखिर में साफ बोला जाता है, स्किन बदल सकती है, कैरेक्टर वही रहता है। वो अभी भी ग्रे है और यही उसकी ताकत है। शार्लेट ब्लू रोज के साथ मेहनत से ट्रेनिंग कर रही है, जबकि उसकी स्क्वाड सिर्फ गॉसिप कर रही है उसके और यामी के बारे में। कैप्टन की चीक्स लाल हो जाती हैं। कैप्टन्स मीटिंग में वो लड़खड़ा कर यामी की बानहों में गिर जाती है। पूरी रोम कॉम वाइब। जूलियस ये केमिस्ट्री देखकर एक ग्रैंड आइडिया निकालता है। पूरे किंगडम के सामने कैप्टन्स का टूर्नामेंट शुरू होता है। एक तरफ यामी, जैक, नोजेल, काइजर, दूसरी तरफ विलियम, डॉर्थी, फुएगो लियोन और शार्लेट। अरीना पूरी तरह तबाह कर देने वाला बैटल चलता है। फॉरेस्ट्स, ट्रैप्स, क्लोन्स, सैलामेंडर की हीट, सब कुछ। जैक खुद अपना मैजिक काट कर ट्रैप से निकलता है। डोरथी यामी को ड्रीम वर्ल्ड में फंसाती है और यामी डायमेंशन स्लैश से रियलिटी को ही फाड़ देता है। ब्लास्ट इतना बड़ा कि दोनों टीम्स के क्रिस्टल्स एक साथ टूट जाते हैं। ड्रॉ। जूलियस कहता है, ये तो सिर्फ वार्म अप था, असली वॉर आने वाली है। महीने बीतते हैं और ट्रेनिंग सभी को नई लेवल पर ले जाती है। आस्टा और नोएल के ब्लैक बुल्स में एक साल पूरे होने पर यामी स्क्वाड को वापस एंट्रेंस एग्जाम की जगह ले जाता है, जहां सब यादें ताजा करते हैं। आस्टा का ना उड़ने वाला ब्रूम, नोएल की पहली फाइट। नोजेल भी आकर मान लेता है कि नोएल की ग्रोथ पर उसे गर्व है। नोएल साफ कहती है, ब्लैक बुल्स ही उसकी असली फैमिली है। यूनो फिर से वादा करता है, एक दिन वो दोनों विजर्ड किंग के लिए लड़ेंगे। बेस पर सेलिब्रेशन और जूलियस दूर से सब देखता है। विलियम मैजिक स्टोन यूनो को वापस देता है। क्लोवर किंगडम एल्फ इंसिडेंट से उभर रहा है। अगला एजेंडा हार्ट किंगडम में जॉइंट ट्रेनिंग। यमी आस्ता, सीक्रे, लक, फिनरल और नोएल को चुनता है। नोजल टेंशन में पड़ जाता है नोएल को लेकर। विलियम मिमोसा भेजता है, यूनो मना कर देता है। फुएगो लियोन लियोपोल्ड भेजता है और शार्लेट और रिल भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टार सेरेमोनी में सोल, मिमोसा और लियोपोल्ड प्रमोटेड होते हैं और यूनो 77 स्टार्स के साथ फर्स्ट क्लास सीनियर बन जाता है। किंग चिढ़कर सीक्रे को भी उसी रैंक पर प्रमोट कर देता है, सिर्फ पेटी रिवेंज के लिए। हार्ट किंगडम मिशन में यामी नाम फाइनलाइज करता है और मैग्ना रोने धोने में एक्सपर्ट होने की वजह से इंक्लूड हो जाता है। गोल्डन डॉन में रूमर फैलता है कि यूनो वाइस कैप्टन बनने वाला है। लैंग्रेस हर्ट होता है फिनरल की स्वीट लेटर्स देखकर और फ्रस्ट्रेटेड होकर यूनो को ड्यूअल में चुनौती देता है। हारने वाला स्क्वाड छोड़ेगा। फाइट में यूनो शांत रहता है, स्पिरिट डाइव एक्टिवेट करता है और जीत जाता है। यूनो बेट मानने से मना कर देता है। लैंग्रेस लीव लेकर चला जाता है और रास्ते में फिनरल उसकी टांग खींचने पहुंच जाता है। ब्लैक बुल्स हार्ट किंगडम की तरफ निकलते हैं। वहां क्वीन लोलो पिच्चिका गाजा के साथ सबकी ट्रेनिंग शुरू करवाती है। लक खुद गाजा से ट्रेनिंग लेता है। आस्टा को गाजा के साथ हैंड टू हैंड टेस्ट मिलता है। नोएल और सीक्रे लोलो पिच्चिका के साथ मेजिक्यूला के खिलाफ तैयारी करती हैं। माना वर्ड्स टेक्निक कई लोगों को बूस्ट करती है, लेकिन मैग्ना फ्रस्ट्रेटेड होकर निकल पड़ता है। रियल ट्रेनिंग को डेट समझ लेता है और चार्मी स्नैक्स ढूंढती फिरती है। आस्टा बार बार हारता है क्योंकि वो ब्रूट फोर्स में फंसा रहता है। फिनरल एस्केप मैजिक को ऑफेंस में बदलने की कोशिश करता है। यामी अपनी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मीरियोलियोना के पास जाता है ताकि ऐसा स्लैश बना सके जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो। इन द मीन टाइम विलेंस भी तैयारी में है। स्पेड किंगडम रेजिस्टेंस डार्क ट्रायड पर जासूसी करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। राल्फ किसी तरह भागकर वार्निंग देने निकलता है। उधर डांटे को एस्केप की खबर भी बॉदर नहीं करती। उसकी कॉन्फिडेंट क्रीपी स्माइल बता देती है कि इन्वेजन तय हो चुका है। आस्टा की रिमैच में उसे अपने पूरे सफर की याद आती है। ग्रिमवार, सोर्ड्स, एंटी मैजिक, कियाई, और वो इम्प्रूवमेंट महसूस करता है। नोएल भी अपनी लिमिट्स पार कर रही है। क्लोवर किंगडम में हर ब्लैक बुल किसी न किसी तरह अपनी ग्रोथ पे काम कर रहा है। मैग्नाजोरा के साथ वनेसा और ग्रे गोश को संभालते हुए गॉर्डन अपने पिता के साथ पॉइजन स्टडीज में। बैक इन द फाइट अस्ता बिना हथियार के पड़ जाता है, जो पहले उसके लिए ऑलमोस्ट हार जैसा ही होता, लेकिन अब उसके इंस्टिंक्ट्स शेफ के नाइफ जितने शार्प हो चुके हैं। वो अपनी डीमन स्लेयर सोर्ड को वापस हाथ में समन करना सीख लेता है, जैसे थॉर अपना म्योल्निर बुलाता है। अभी उसने फाइट नहीं जीती, लेकिन मैसेज साफ है। आस्टा की एंटी मैजिक ने एक नया लेवल अनलॉक कर लिया है। इनसाइड हिम एक डेविल की ताकत जाग चुकी है। उधर एक हुडेड आदमी स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को क्रॉस करता हुआ लगभग मरते मरते एक अर्जेंट मैसेज देने की कोशिश करता है। हार्ट किंगडम में स्पेड किंगडम का मोबाइल फोर्ट्रेस कंडेलो किडनैप्ड लोगों की माना पर चल रहा है। लोरोपेचिका टीम को तैयार करती है, लेकिन अस्ता तो पहले ही उड़कर पहुंच जाता है, एक औरत को बचाता है और सोल्जर्स को एक ही वार में गिरा देता है।
एनिमी कमांडर पॉइजन यूज करता है, लेकिन अस्टा अपनी डीमन डिस्ट्रॉयर सोर्ड से पूरा पॉइजन नलिफाई कर देता है। फिर वो ब्लैक डिवाइडर एक्टिवेट करता है और पूरे फोर्ट्रेस को दो हिस्सों में काट देता है। नोएल, मिमोसा और फिन भी रेस्क्यूइंग में हेल्प के लिए पहुंचते हैं। मिमोसा घायलों को हील करती है और उन्हें पता चलता है कि लक और लियोपोल्ड भी एक और टाउन को फ्री करा चुके हैं। तभी एक सर्वाइवर असली खतरे का नाम बताता है, डार्क ट्रायड। तीन मेजेस जो डेविल पावर का इस्तेमाल करते हैं। विलन्स कासल में डांटे, जेनॉन और वैनिका ये डिसाइड करते हैं कि उनके पहले टारगेट्स दो आर्केन स्टेज मेजेस होंगे। दूर हुडेड ट्रैवलर आखिरकार हागे के चर्च में पहुंचकर गिर जाता है और सिस्टर लिली के सामने एक नाम फुसफुसाता है, यूनो। सिस्टर लिली और फादर ओर्सी उस बेहोश स्ट्रेंजर का इलाज करते हैं। हार्ट किंगडम में मिशन के बाद सब वापस ट्रेनिंग पे लौट आते हैं। थोड़ी मस्ती के माहौल में तो क्वीन लोरोपेचिका भी नोएल और बाकी सबके साथ बाथ लेने आ जाती है, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि न्यूज आती है कि चार्मी पूरा जंगल उखाड़ रही है। अस्टा उसे संभालने जाता है और उसे जायंट कॉटन फॉर्म में पाता है। रोकने की कोशिश में खुद निगल लिया जाता है। तभी रिल आता है, मॉन्स्टर को फ्रीज करता है, चार्मी को डांटता है और एक ऐसी गॉडेस की पेंटिंग बनाता है जिसने उसे बचाया था, जबकि आस्टा इंसिस्ट करता है कि वो तो वही था। दूसरी ओर यूनो हागे से आए कॉल पर चर्च पहुंचता है। स्ट्रेंजर रैल्फ यूनो की नेकलेस देखकर बिगेस्ट रिवील करता है। यूनो कोई आम अनाथ नहीं बल्कि हाउस ग्रिनबेरियल का प्रिंस है, स्पेड किंगडम का असली वारिस। यू लुक जस्ट लाइक क्वीन सियल, दैट नेकलेस प्रूव्स इट। फादर ओर्सी शॉक में पूछता है, अस्ता के बारे में पता है? लेकिन रैल्फ को अस्ता के बारे में कुछ नहीं पता। अपनी बात साबित करने के लिए रैल्फ मैजिक से मेमोरीज दिखाता है। यूनो का जन्म, खुश स्पेड किंगडम, किंग द्वारा दिया गया मैजिक स्टोन और फिर जोग्राटिस सिबलिंग्स का कू जिसमें जेनॉन और वानिका सबको मार डालते हैं और डांटे सत्ता ले लेता है। रैल्फ का पिता यूनो को लेकर भागता है और खुद की जान देकर उसे हागे में छोड़ धर जाता है। यूनो अभी ये सब समझ ही रहा होता है कि अलार्म बज उठता है। गोल्डन डॉन बेस पर हमला हो गया है। जेनॉन दो साथियों गाडियो और फॉयल के साथ अंदर घुस चुका है। विलियम को पकड़ने आया है। गाडियो डेविल पावर के लेवल समझाते हुए सब पर हमला करता है। जेनॉन विलियम पर सीधा वार करता है। एलेगोरा बचाने आता है लेकिन जेनॉन उसे बोन स्टेक से घायल कर देता है। यूनो पहुंचता है, बेस रूइंस में बदल चुका है। गुस्से में स्पिरिट डाइव एक्टिवेट कर गदेओ से टकराता है। आई एम हियर, What the hell do you think you're doing to my comrades? यूनो जेफिर की प्रिसिजन से गादियो की स्टोन आर्मर तोड़कर उसे काट देता है। दूसरी ओर क्लाउस और बाकी सिनिस्टर मिस्ट में फंसे हैं, लेकिन यूनो की हवा मिस्ट हटा देती है। लेटोल विलन को इमोबिलाइज करता है और क्लाउस उसे खत्म कर देता है। लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं। सीलिंग टूटती है और जेनॉन नजर आता है, विलियम को डिफीटेड हालत में लिए हुए। क्लाउस और लेटोयल को बोन्स से छेद देता है और 55% डेविल पावर खोल देता है। यूनो पूरी कोशिश करता है लेकिन एक ही ब्लो में गिर जाता है। गोल्डन डॉन का बेस आधा मर चुका है। विलियम की वर्ल्ड ट्री मैजिक अंतिम समय में कई लोगों को बचा देती है, लेकिन हाफ स्क्वाड मर चुका है। अकेले में यूनो उठता है और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। डांटे ब्लैक बुल्स बेस पर धड़धड़ाता हुआ पहुंचता है। ग्रेविटी मैजिक से पूरी बेस को हवा में उठा लेता है। वनेसा, हेनरी और गोश लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन डांटे स्पेस डिस्टॉर्ट कर उन्हें ट्रैप कर लेता है। रूज भी फेल हो जाती है। आस्टा अटैक मोड में पहुंचता है और डांटे खुद को डार्क ट्रायड का मेंबर बताता है। वनेसा को रिक्रूट करने की कोशिश करता है। 60% पावर खोलता है और रूज को खत्म कर देता है। फिर वो एक जायंट स्टोन सोर्ड बनाकर गोश को सीने में छेद देता है। आस्टा ये देखकर फट पड़ता है। उसकी डिमोनिक पावर उफान मारती है और अनकंट्रोल्ड मोड में डांटे के गाल पर एक खरोंच तक दे देता है। डांटे इस पर गुस्सा नहीं होता, खुश हो जाता है कि उसे नया खिलौना मिल गया। वानिका हार्ट किंगडम की ओर बढ़ रही है और लोरोपेचिका खतरा महसूस कर लेती है। डांटे स्क्रैच देखकर भड़क जाता है और अस्ता को बुरी तरह मारता है। ग्रे रोते हुए अपने अतीत को याद करती है, एक जिंदगी जो सिंड्रेला जैसी दुखों से भरी थी, जब तक गोश ने उसकी जान नहीं बचाई थी। इसी मेमोरी से ग्रे की असली मैजिक जागती है, ट्रांसम्यूटेशन। गोश के सीने में घुसी स्टोन सोर्ड डस्ट बन जाती है और घाव भर जाता है। डांटे भी शॉक में पड़ जाता है। तभी यामी पहुंचता है। मोनोजोन बनाकर ब्लैक होल से डांटे की ग्रेविटी नलिफाई कर देता है और उसे काट देता है। लेकिन डांटे हीलिंग में एक्सपर्ट है, तुरंत रिजेनरेट कर लेता है। वो बताता है कि उसकी प्लान यामी और विलियम की मैजिक से ट्री ऑफ क्योलेफुत खोलने की है, जिससे डेविल्स धरती पर आएंगे। हार्ट किंगडम में भी बैटल तेज हो रही है। हेलबेट जंगल को हेयर मैजिक से जला रही है, लेकिन चार्मी नया फॉर्म अनलॉक करके फूड मैजिक का जायंट वुल्फ लाती है, जो ओपोनेंट की मैजिक खा जाता है। लियोपोल्ड भी मैसिव माना सर्कल बनाकर क्रिम्सन इरप्शन से अपना फाइट पलट देता है। मिमोसा और अंडीन एक डिसाइपल को रोक लेते हैं, लेकिन वानिका खुद सामने आ जाती है। नोएल और वानिका आमने सामने। लोरोपेचिका प्लेफुल सैंक्चुरी बनाती है, जहां नोएल को बूस्ट मिलता है और वानिका वीक पड़ती है।
नोएल अपनी वाल्किरी आर्मर को मरमेड फॉर्म में इवॉल्व करती है, स्पीड इंसेन लेवल की। वानिका 70% पावर खोल देती है। स्ट्रैटेजी साफ है, वानिका और मैजिक्यूला की माना खत्म करना ताकि नीरो उसे सील कर सके। आखिरकार सब मिलकर वानिका को सील पोजीशन में ले आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमॉर्टल डिसाइपल्स फिर उठ खड़े होते हैं। सील ऑलमोस्ट पूरा होने से पहले मैजिक्यूला डिकेइंग वर्ल्ड एक्टिवेट कर देती है। सील कोरोड होने लगता है और क्वीन कर्स एक्टिवेट हो जाता है। अंडीन गायब हो जाती है। नोएल का सी ड्रैगन रोर भी बेअसर हो जाता है। डांटे अब 80% पावर खोलता है और हर घाव हील करता रहता है। यामी डेथ थ्रस्ट मारता है, डांटे के सीने में छेद बन जाता है, लेकिन फिर भी रीजेनरेट हो जाता है। यामी को पता है वो अकेला नहीं जीत सकता। आस्टा को बुलाता है। वनिका क्वीन को उठाकर भाग जाती है और डिसाइपल्स को ह्यूमन बॉम्ब्स बनाकर छोड़ देती है। आस्टा अपने डेविल से डील करता है, अपना राइट आर्म देकर ज्यादा पावर लेता है। यामी डिफेंस तोड़ता है और अस्टा फाइनल ब्लो मारकर डांटे को गिरा देता है। लेकिन खुशी क्षण भर की। जेनॉन आता है और यामी और विलियम दोनों को पकड़ ले जाता है। फिन रोकने की कोशिश करता है लेकिन फेल होता है। आस्टा ज्यादा पावर खींचने के चक्कर में गिर जाता है और स्क्वाड टूट जाती है। ओवेन बताता है कि अस्टा का डेमोनिक आर्म बेहद खतरनाक है। ग्रे के बारे में भी पता चलता है कि उसकी मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रिकंस्ट्रक्शन है। रात में एक आदमी शैडोज से अस्टा को बांध देता है और उसे रुलाकर अपनी बात मनवाता है। वो खुद को नख्त बताता है, ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन, एक डेविल होस्ट। वो अस्ता को ट्रेन करने आता है। कैप्टन्स की मीटिंग में नख्त बताता है कि 3 दिनों में रिचुअल शुरू होगा। यामी और विलियम को कुर्बानी बनाकर डेविल्स को बाहर निकाला जाएगा। यूनो आता है और अपने प्रिंस होने की सच्चाई बताकर लड़ाई में हिस्सा मांगता है। टीम बननी शुरू होती है। दूर नोएल, मिमोसा और सीक्रे एल्फ्स के पास जागते हैं, जहां ड्रायड नाम की गॉडेस ने उन्हें बचाया था। रेज में नोएल अल्टीमेट मैजिक सीखने की मांग करती है और लिच उसे ट्रेन करने की बात मान लेता है। ब्लैक बुल्स में नख्त अस्टा को अबैंडन्ड हाउस ले जाता है और डेविल बाइंडिंग रिचुअल शुरू करता है। लिबे सामने आता है, 5 लीफ ग्रिमोर का डेविल। अस्टा समझ जाता है कि लिबे उसे मारना नहीं चाहता। वो उसे धन्यवाद देता है और उसके पास को जानने पर बराबरी का पैक्ट ऑफर करता है। लिबे की कहानी। मना बिना पैदा हुआ डेविल जो इंसानी दुनिया में आकर लिचिता नाम की औरत द्वारा पाला गया था। लुसिफर ने उसे कब्जा करना चाहा तो लिचिता ने अपनी जान देकर उसे ग्रिमवार में सील कर दिया। ग्रिमवार बाद में अस्टा को चुनता है, एक और लड़का जिसके पास माना नहीं था। प्रेजेंट में अस्टा और लीबे बराबरी का पैक्ट कर लेते हैं और उसी से अस्टा की आर्म वापस मिल जाती है। सबमिशन की नहीं, पार्टनरशिप की निशानी। ओह, मेरा हाथ वापस आ गया। अस्टा और लीबे की ये नई ताकत बस शुरुआत है। अगली लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड मैजिक नाइट्स।